हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज ये आपकी रिवीजन की चौथी क्लास है। अभी तक आप लोगों को रिवीजन की 3 क्लास मिल चुकी है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को रिवीजन करने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। अब फेल होने का डर तो नहीं लग रहा है ना? फेल होने का डर भी नहीं लगना चाहिए। अब तो अपने को ये देखना है कि 70 में हमारा कितना आ रहा है। रिवीजन में आपको उन्हीं क्वेश्चंस को समय देना है जिन क्वेश्चंस पर लगे कि ये क्वेश्चन अब की बार बोर्ड में छप रहा है। और मैं दोस्तों वही सारे क्वेश्चंस को मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हो, क्योंकि अब हम लोग समय नॉलेज पे नहीं नंबर पर देने वाले हैं। ठीक है, अब हमारा फोकस है कि हम लोग 70 में कितना नंबर लाके दिखाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सभी लोग बेहतरीन टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं उसको जरा पहले समझ तो लो। आज हम लोग किरचॉफ का नियम, ठीक है, जो किरचॉफ का नियम जो आपको कम से कम 3 से 5 नंबर के बीच में दिला सकता है। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं और दोनों नियम को चित्र बना करके उसको आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही साथ एक आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, V बराबर E माइनस आई आर। V बराबर E माइनस आई आर, जहाँ पे V को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर, E को बोलते हैं विद्युत वाहक बल, और I हमारा धारा और R आंतरिक प्रतिरोध। इन सभी के बारे में आज ये फार्मूला कैसे निकला हुआ है, साथ ही साथ ये चीज़ इसकी डिफिनीशन आपको 1 नंबर दिला के रहती है। इन सभी के बारे में सीखने वाले हैं। और दोस्तों हम लोग इसके बाद सीखेंगे कि हमारा व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। व्हीटस्टोन सेतु जो आपका बड़े नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन सेतु। उसके बाद हम लोग मीटर सेतु सीखेंगे, मीटर सेतु क्या होता है। और फिर हम लोग विभव मापी के बारे में सीखेंगे और विभव मापी का उपयोग, विभव मापी और विभव मापी का उपयोग। तो ये हमारे बड़े बड़े टॉपिक है ना, कितना 1 2 3 4 5। तो इस आज की क्लास से हम लोग 5 टॉपिक को बढ़िया तरीके से सीखेंगे। और पता है, आप अगर इसको बढ़िया से सीख जाओगे तो ये आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। इसका थोड़ा इससे अलग है, तो कहने का मतलब कि ये दोनों चीज़ें आपका एक है नहीं, 4 टॉपिक। तो 4 टॉपिक मिला करके है तो 5, लेकिन मिला जुला के 4 टॉपिक। आपकी क्लास 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे 30 मिनट की होने वाली है। और उस इतने समय में अगर आप इतना क्वेश्चन बढ़िया से समझ लीजिए, तैयार कर लीजिए, तो आपको बोर्ड में 1 न 2 क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेगा। साथ ही साथ अब ये आपका 2 इकाई खत्म हो जाएगा। 2 इकाई से जितने भी रेटेड क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल, मैं देख रहा हूँ भाई काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है और उन लोगों का कहना है कि जो न्यूमेरिकल है इन 2 टॉप, मतलब जितना भी आपका बोर्ड लेवल से न्यूमेरिकल आया हुआ है या फिर जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उस पर कुछ काम किया जाए। तो मैं अब देखूंगा कि इस 2 इकाई खत्म हो जाएगा ना। 2 इकाई खत्म होने के बाद जस्ट एक नंबर के लगभग कम से कम 15 क्वेश्चंस मैं आपको 2 इकाई से दूंगा, यानी इकाई 1 और इकाई 2 से कम एक नंबर के 15 क्वेश्चन। और उन 15 क्वेश्चंस को आपको बढ़िया तरीके से याद रख लेना है। वो 15 क्वेश्चन अगर आप बढ़िया तरीके से याद कर लोगे तो आपको बड़े बड़े नंबर वाले के लिए भी, जो आप ही दिखे हो 4 वीडियो में जो आप बड़े बड़े नंबर में याद किए हो, उसमें कम से कम आपका 7-8 तो उसमें मिल जाएगा। बचा केवल 7 क्वेश्चन अलग से केवल याद कर लेना रहेगा। ठीक है, बाकी उसके बाद 2 वीडियो आपको मिलेगी न्यूमेरिकल की। इस 2 वीडियो न्यूमेरिकल की जो मैं लगवाऊंगा भाई, उसमें जितने क्वेश्चंस लगाऊं उस क्वेश्चंस को एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको टाइम मिलता है और क्वेश्चंस लगाइए। अब ऐसा नहीं कि जो मैं क्वेश्चन लगवा दे रहा हूँ वही में से आएगा या वही आएगा, ये पूरी गारंटी तो नहीं है, लेकिन हर एक टीचर कोशिश करता है कि वो क्वेश्चंस को लगवाएं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है ना, तो आप लोग और समय दीजिए, लेकिन इतने को जरूर दीजिए। इतना पढ़ने के बाद और चीज़ों को दीजिए। अगर आपके पास समय है तो और दीजिए। अगर कम समय मिल पा रहा है, आप समय को कम दे पा रहे हो, तो जितना यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही है उतना तो आप 100% दो। ठीक है, उतने को आप बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, तैयार करो। आपका मैंने बताया ना 70 नंबर में फेल होने का तो कभी सपनों में नहीं आएगा कि हम फिजिक्स में फेल हो रहे हैं। साथ ही साथ आपका 70 नंबर में 40 प्लस नंबर आने का चांसेस रहेगा, जितना मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आप उतना बढ़िया तरीके से करते जाओ, 40 प्लस से कोई रोक नहीं सकता। बाकी उसके बाद डिपेंड करता है आपकी लिखावट पर, आपकी राइटिंग पर, आप कैसे कैसे लिख रहे हो, वो आपका प्लस कराता जाएगा। ठीक है, 60 प्लस 65 प्लस भी आ सकता है। बस आपको ज़रूरत है बढ़िया तरीके से हर एक रिवीजन क्लास को देने का,
बढ़िया तरीके से समझने का, बढ़िया तरीके से बार बार अभ्यास करने का। अगर आप इतना करते रहोगे तो आपको फेल होने का तो कोई डर कभी हो ही नहीं सकता है। दिमाग में भी एक बार सपनों भी नहीं आएगा हम फेल हो रहे हैं, ठीक है। चलो, तो फेल होने का डर एकदम खत्म है, ठीक है। बाकी अब है कि हमको ये 40 प्लस में कितना हमें करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास में। तो पहले हम लोग शुरू करते भाई वैद्युत सेल होता क्या है, ठीक ना। पहले हम लोग क्या समझेंगे कि वैद्युत सेल क्या होता है। वैद्युत सेल आपका जो आपका वाइवा होता है, उस वाइवा में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया था वैद्युत सेल। तो हम लोग शुरुआत वैद्युत सेल से ही करते हैं, ठीक है। वैद्युत सेल क्या होता है दोस्तों, हम लोग उसको सीखते हैं। हमने क्या होता है वैद्युत सेल, छोटी छोटी 1-1 नंबर की चीज़ें बाद में भी मैं इसको करूँगा, ठीक है। तो केवल परिभाषा को सुनना है और समझना है। तो वैद्युत सेल जो होती है एक युक्ति होती है, एक डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो वैद्युत सेल क्या है? एक युक्ति है। कैसी युक्ति है? यह रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्या करती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो युक्ति, जो डिवाइस बदल दे, वह डिवाइस क्या कहलाती है? वैद्युत सेल कहलाती है, ठीक ना। क्या कहलाती है? विद्युत सेल कहलाती है। विद्युत सेल का सिंबल ये पता नहीं कितनी बार आप लोग देखे विद्युत सेल है। बड़ा वाला जो चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह प्लस होता है, और ये जो छोटका वाला चिन्ह होता है, ये क्या होता है? माइनस होता है। बहुत सारे सेलों का जो संयोग होता है उसको बैटरी कहते हैं। सेलों के संयोग को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, जो भी हमने बताया था ना, V बराबर E माइनस IR। ये जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो इसके बारे में तो हम लोग पिछली क्लास में जाना हुआ कि भाई ये क्या है? धारा है, विद्युत धारा है। लेकिन ये जो विभवांतर नहीं, टर्मिनल विभवांतर है। क्या ये? टर्मिनल विभवांतर है। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है उसको देख लेते हैं। कभी कभी एक आक्रमण पूछ जाता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है? ये बहुत बार पूछता है। विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हो? या तो इस पे 1 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है। आंतरिक प्रतिरोध की डिफिनीशन आपसे पूछी जाती है। प्रतिरोध की डिफिनीशन कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध की डिफिनीशन पूछ ली जाती है। आंतरिक प्रतिरोध की डिफिनीशन अगर नहीं पूछी गई तो ये पूछ लिया जाता है आंतरिक प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है। आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, ये सब चीज़। विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या समझते हैं विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है। एक प्यारी सी हेडिंग है विद्युत वाहक बल, ठीक। हमने बता देना क्यों मैं इसको, इन चीज़ों को 1-1 नंबर वाली चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें इसमें ज़रूरत है, ठीक है। विद्युत वाहक बल। अब दोस्तों मैंने बताया आपको फिजिक्स में काफ़ी चीज़ों को आपको रट्टा नहीं मारना है, उसके फार्मूले से हमें डिफिनीशन याद करना है। अगर फार्मूले से डिफिनीशन याद करना नहीं, बनाना होता है। फार्मूला याद होना चाहिए, डिफिनीशन अपने आप बना लेते हैं, ठीक है। फार्मूले से डिफिनीशन बनाते हैं ना तो अपने ऊपर प्रेशर कम लगता है। ये लगता है अरे यार ये तो चीज़ एकदम आसान है, ये तो हमें पहले से याद थी, ठीक। तो विद्युत वाहक बल को हम लोग लिखते हैं ई से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, EMF बोलते हैं। कभी 1 नंबर में पूछ सकता है कि EMF, विद्युत वाहक बल ना पूछे, आपसे EMF पूछ ले तो कहोगे अरे पहली बार हम नाम सुन रहे हैं EMF का होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल की जो प्यारी सी परिभाषा होती है वह होती है E बराबर F/Q नॉट को, या Q, E बराबर F/Q नहीं भाई, E बराबर F/Q नहीं, E बराबर W/Q, ठीक ना। E बराबर क्या होता है? W/Q। अब देखो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में कोई आवेश है, उस आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही एकांक आवेश को, नीचे आवेश है उसको एकांक बोलते हैं। जो चीज़ नीचे होता है उसको एकांक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कौन है? नीचे आवेश है तो एकांक आवेश बोल देंगे। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, वर्ड ध्यान रखना भाई, मैंने क्या बोला? पूरे परिपथ में। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है वही कार्य क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं होता है, विद्युत वाहक बल एक प्रकार का कार्य होता है। वह कार्य क्या होता है कि किसी आवेश को पूरे परिपथ में, किसी आवेश को
पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ठीक, याद होगी डिफिनीशन। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सिंबल क्या है? ई। मात्रक बीमा तो एकदम तुम्हारी जुबान पे हो सकता है। देखो मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। जूल प्रति कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो गया। ठीक है, बीमा की बात कर लेते हैं। बीमा क्या हो जाएगा? इसकी बीमा देखो, डब्लू की बीमा होता है ml2 t-2, ml2 t-2। आवेश का AT ऊपर जाएगा, ml2 t-3 a-1। ये क्या आ गया? बीमा आ गया। किसका बीमा आ गया? ई का बीमा आ गया। और यही ई हम लोग कभी V बराबर W अपान क्यू कहते थे ना, तो W अपान क्यू जो V बताएंगे अभी, तो वह जो V है वह टर्मिनल विभवांतर होता है, यानी विभवांतर टर्मिनल विभवांतर के बराबर। और ई विद्युत वाहक बल पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ठीक, परिभाषा मात्रक बीमा क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अब टर्मिनल विभवांतर को समझते हैं। टर्मिनल मतलब होता है मेरे प्यारे भाई बिंदु। टर्मिनल मतलब क्या होता है? बिंदु। तो दो बिंदुओं के बीच या दो टर्मिनल के बीच जो विभवांतर होता है, टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर होता है, टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर होता है, उसी विभवांतर को क्या कहते हैं? टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। दो टर्मिनलों के बीच विभव में अंतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग V से लिखते हैं और V बराबर होता है W अपान क्यू। उसका भी मात्रक वही, इसका भी बीमा वही, जो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल का रहा। बोल भाई कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसकी निर्भरता बात कर लेते भाई कि ये विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है। ठीक ना, ये विद्युत वाहक बल हमारा किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता है। कभी कभी ऑप्शन में देखे पूछ लेता है कि विद्युत वाहक बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलो देखो, तो विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर नहीं करता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भाई कैसे देखते हैं? निर्भर नहीं करता। ठीक है, निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? किस पर ये निर्भर नहीं करता, उस पर देखो भाई, किस पर ये निर्भर नहीं करता। जो हमारा एक होता है वैद्युत अपघट्ट, नाम सुनते रहो भाई, केवल नाम सुनते रहो, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, नॉलेज के लिए नाम है जरूरी। ठीक है, नंबर के लिए नहीं, नॉलेज के लिए। वैद्युत अपघट्ट होता है। इस वैद्युत अपघट्ट में जब धातु की दो छड़ें डुबोई जाती हैं तो एक छड़ पर धन आवेश हो जाता है, एक छड़ पर ऋण आवेश हो जाता है। जब किसी वैद्युत अपघट्ट में धातु की दो छड़ों को डुबोया जाता है, बोर दिया जाता है, ठीक है ना, डुबो दिया जाता है, तो क्या होता है कि एक छड़ पर धन आवेश, उसको बोलते हैं एनोड छड़। एक छड़ पर ऋण आवेश आ जाता है, उसे बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो एनोड और कैथोड का कार्य करने लगते हैं। तो ये छड़ कितना द्रव में डूबा हुआ है उससे निर्भर नहीं करता। ठीक है, द्रव में डूबे हुए क्षेत्रफल पर ये निर्भर नहीं करता कि ये छड़ा कितना डूबा हुआ है, उस पर विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता। ये प्लेटें कितनी दूरिया पर रखी गई है उस पर भी निर्भर नहीं करता। ये प्लेट इतनी इतनी दूरी पर है, इस पर भी निर्भर नहीं करता, दूरी पर निर्भर नहीं करता। ठीक ना। अब ये जो वैद्युत अपघट्ट है कितना ज़्यादा है कितना कम है, यानी बोले तो वैद्युत अपघट्ट की मात्रा पर। तो मात्रा पर, किसकी मात्रा पर? वैद्युत अपघट्ट जो है उस वैद्युत अपघट्ट की मात्रा पर भी ये निर्भर नहीं करता है। कौन? सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल परिभाषा याद हो गया ना। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल। कहाँ से याद रखना है? E बराबर W अपान क्यों से। मात्र भी आसान है, बस निर्भर किस पे करता है, निर्भर किस पे नहीं करता है? जो वैद्युत अपघट्ट है वैद्युत अपघट्ट की मात्रा पर। प्लेटों के बीच की जो दूरी है उस दूरी पर निर्भर नहीं करता। ये जो प्लेट कितने डूबे गए हैं, जो प्लेट डुबाया गया है उसका कितना क्षेत्रफल उस वैद्युत अपघट्ट में डूबा हुआ है, उस पर भी ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अच्छा निर्भर तब किस पे करता है सर? तीन चीज़ों पे निर्भर नहीं किया, तो निर्भर किस पे किया? देखो निर्भर किस पे करता है? निर्भर करता है। अब किस पे निर्भर करता है जरा उस पे देखो भाई। ये वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, ठीक ना,
वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, यह वैद्युत अपघट्ट कितना जबरदस्त है, कितना कंसंट्रेट है, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक ना। और जो प्लेट है, प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि प्लेट कैसा है, और वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। तो वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, मात्रा पर नहीं, किस पर डिपेंड करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। और साथ ही साथ प्लेटों जो है, प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये हुआ आपका 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको 1 नंबर में पूछ लेता है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर करता है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या देख लेते हैं, टर्मिनल विभवांतर देख ही लिया कि 2 टर्मिनलों के बीच जो विभव में अंतर होता है उसे हम लोग टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब बचा हमारा आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जिस तरीके से प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध हमने क्या बताया पिछली क्लास में, किसी भी चालक का एक ऐसा गुण, किसी भी चालक का एक ऐसा गुण जो विद्युत धारा, जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, प्रतिरोध अवरोध उत्पन्न करता है, वही प्रतिरोध कहलाता है। चालक का वह गुण जो चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन ये तो है आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, ये जो वैद्युत अपघट्ट है ना, वैद्युत अपघट्ट क्या होता है, एक प्रकार का घोल होता है। क्या होता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है, घोल होता है। ये जो घोल है, ये घोल का काम क्या है, इस घोल का काम है कि विद्युत धारा को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न किया जाए, ठीक है, विद्युत धारा को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न किया जाए। लेकिन ये जो घोल है, ये घोल भी विद्युत धारा के मार्ग में कुछ ना कुछ रुकावट डालता है। तो ये घोल जो रुकावट डालता है, वही रुकावट क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो सेल के घोल के द्वारा, ठीक है, सेल के घोल के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। क्या हमने बताया कि जो घोल है, उस घोल के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डाला जाता है, वही रुकावट क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। अब ये आंतरिक प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ना, कि आंतरिक प्रतिरोध हमारा किस पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड हमारा आंतरिक प्रतिरोध नहीं करता है। तो आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, वह आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपको ऐसे नहीं याद रखना व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस ये देखना कि किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध डिफिनेशन क्लियर हो गई। क्या हमने बताया कि जो सेल का घोल है, वह सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न कर देता है, वही आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं। स्मॉल आर जो होता है प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा प्लेट डूबा रहेगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। प्लेटें जितनी ज़्यादा दूरी पर रहेंगी, उनका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। अब ये कम दूरी पर रहेंगी तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, जितने ज़्यादा दूरी पर रहेंगी आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। यह आंतरिक प्रतिरोध डिपेंड करता है जो वैद्युत अपघट्ट है उसके कंसंट्रेशन के, उसकी सांद्रता के, ठीक है, कंसंट्रेशन के सांद्रता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही आंतरिक प्रतिरोध ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट है जिसको आपको समझ लेना है कि जितना ज़्यादा प्लेट, जितना ज़्यादा एरिया डूबा रहेगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा। प्लेट जितनी ज़्यादा दूरी पर रहेंगी, उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। ये जो कंसंट्रेशन सांद्रता वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये हमारा क्या रहा, वैद्युत आंतरिक प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ठीक है, ये सब चीज़ रहा। अब हम लोग आ गया समय क्या कि हम लोग V बराबर E-IR को निकालें, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसको कहते क्या है, कैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे कहेगा कि सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करने वाले सूत्र का निगमन कीजिए या संबंध स्थापित कीजिए। क्या कहेगा, सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। बात क्लियर हो गई। सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। इस संबंध को स्थापित करने के लिए ही हमने पहले आपको टर्मिनल विभवांतर बताया, विद्युत वाहक बल बताया और आंतरिक प्रतिरोध के बारे में सबकी डिफिनेशन हमने आपके सामने रखी, ठीक है।
अब आपको डिफिनीशन केवल आपको समझ लेना है, डिफिनीशन थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है। ये आंतरिक प्रतिरोध क्या है? सेल, जो सेल का घोल है वह घोल विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करे वही आंतरिक प्रतिरोध है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। और दो टर्मिनलों के बीच विभव में जो अंतर होता है वही टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इतनी चीज़ें सिर्फ बतानी थी, इसके लिए मैंने इतनी देर तक आपको समझाया। ठीक है, चलो अब हम आते हैं इस चीज़ को, संबंध को समझते हैं। अब इस संबंध को निकालने के लिए ये एक छोटा सा प्यारा सा फिगर बनाते हैं, और जो फिगर बनाते हैं उस फिगर को देखो भाई, अब हम लोग ना ये रिवीजन क्लास चल रहा है, इस रिवीजन क्लास में जो फिगर है फिगर के बारे में हमें अपने आप बोलने आ जाना चाहिए, ठीक ना। और मैं अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, मेरे साथ धीरे धीरे सीखो कैसे चीज़ों को हम लोग उसको सीखते हैं, क्योंकि अब समय आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करने की है, लेकिन शब्दों को लिख के नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन को लिख लिख करके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, शब्दों को नहीं। महाना फलाना ढिकाना इसको अगर लिख लिख करके प्रैक्टिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है। डेरिवेशन है उसको लिख लिख करके हमको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। डेरिवेशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यहाँ लो भाई ऐसे ऐसे कैसे हो जा रहा है, एकदम नहीं। क्या करना है, डेरिवेशन को लिख लिख करके बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, मान ले रहे भाई फिगर हमारा ये फिगर तो अभी हमने परिचित कराया। ये क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल इसे ई लिखते हैं, ठीक ना। और जो सेल का विद्युत वाहक बल है उस विद्युत वाहक बल के साथ उसका एक आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है, इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को हमेशा स्मॉल आर से लिखते हैं, ठीक है। जो सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, और ई के साथ उसका छोटा सा प्रतिरोध जो सेल का अपना प्रतिरोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को लिखते हैं स्मॉल आर से। और इसको देखो आंतरिक प्रतिरोध है ना, अंदर का प्रतिरोध है, इसलिए इसको इस तरीके से कुछ डॉट डॉट बना करके डब्बे में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अंदर का प्रतिरोध है ये यह। अब ये देखो हमारा क्या है, कोई बाह्य प्रतिरोध है। बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर, और कैपिटल आर का जो सिंबल है वह सिंबल हम लोग देखो, ये प्रतिरोध का सिंबल है ना, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध हमने लिख दिया कैपिटल आर, ठीक। समझो भाई जरा एकदम, आप जब समझ करके चीज़ों को लिखोगे ना, समझ करके जब चीज़ों समझ के जब समझे रहोगे, ठीक है। जब समझे रहोगे तो आपको वो जल्दी भूलेगा नहीं, ठीक है। नहीं तो आपको जैसे ही वीडियो बंद किए तुरंत आपको भूलने लगेगा। समझो जरा, ये जो विद्युत वाहक बल है, इस विद्युत वाहक बल का काम क्या है कि किसी आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। परिभाषा ही बताया कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो ये जो सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल है, ये क्या करेगा, किसी आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करेगा। अब ये जो सामने हमें परिपथ दिख रहा है, इस सामने परिपथ में एक हमारा बड़का आर यानी बाह्य प्रतिरोध है, एक हमारा छोटका आर आंतरिक प्रतिरोध है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध है उसके द्वारा किया गया कार्य दो भागों में बटेगा। एक भाग में बाह्य प्रतिरोध में कार्य करने में, एक भाग आंतरिक प्रतिरोध में कार्य करने में। एक बाह्य प्रतिरोध में धारा को प्रवाहित करने में और एक आंतरिक प्रतिरोध में धारा को प्रवाहित करने में। मजा आया। जो सेल का विद्युत वाहक बल है उसके द्वारा जो कार्य होगा वह कार्य कितने भागों में बटेगा, दो भागों में। कौन कौन से, एक बाह्य प्रतिरोध में और एक आंतरिक प्रतिरोध में। पहले हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल का तो कार्य निकाल लेते हैं, ठीक। अब इसके पीछे जो आपकी कहानी है शब्दों वाली, उसको देखो क्या लिखोगे। माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, सेल के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा हुआ है, जिसके सिरों का विभवांतर क्या है, कैपिटल वी है। जिसके सिरों का विभवांतर कैपिटल वी है। बस, और कुछ दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो सेल द्वारा पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। सेल द्वारा एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। कार्य का सिंबल क्या होता है भाई, डब्ल्यू। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू क्यू। अब आप कहोगे सर ये वाला फार्मूला कहाँ हमने देखा ही नहीं। देखो अभी देखे थे, जरा देखो पलट के देखो। ई बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, ऐसे बताया कि नहीं बताया। ई बराबर डब्ल्यू अपान क्यू बताया ना, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई क्यू। और क्यू की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस क्यू बराबर होता है आई टी, चलो स्मॉल आई लिख देते हैं, ठीक है। क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। अरे भैया विद्युत धारा परिभाषा से आई बराबर क्यू अपान टी, क्यू बराबर आई इंटू टी। अब क्यू का मनवा यहीं पर रख दें, जब मनवा यहाँ पे रखेंगे डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई आई टी। जो ई आई टी क्या है, इसे सेल के विद्युत वाहक बल द्वारा किया गया कार्य। अब दोस्तों ये जो कार्य है कितने भागों बटेगा, दो भागों बटेगा। कौन कौन से, इस बाह्य प्रतिरोध में धारा को प्रवाहित करने में,
इस आंतरिक प्रतिरोध में धारा को प्रवाहित करने में। अब बाह्य प्रतिरोध में धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, मतलब आर में धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, वो किया गया कार्य को हम लोग मान लेते हैं W1 बराबर हो जाएगा VIT। तो आई स्मॉल आई लिखे ना, तो VIT। हमने कभी आपको W का फार्मूला बताया है, बस उसको हमने पिछली वाली रिवीजन क्लास में चर्चा नहीं किया था, तो उसको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं था चर्चा करना। VIT बराबर I² RT बराबर V² बटा R इंटू टी। ठीक है, ये हमारे फार्मूले होते हैं W के, ये आपको याद होगा। W बराबर VIT, W बराबर I² RT, W बराबर V² बटा R इंटू टी। कक्षा 10 में देखे हो, कक्षा 12 में देखे हो, इसलिए मैंने इसको रिवाइज नहीं कराया क्योंकि कभी आता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे डेरिवेशन में आ रहा है ना, तो कैपिटल R में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य W1 बराबर VIT। ये छोटका R में धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, छोटका R में धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W2 बराबर I² RT। ये W1 प्लस W2 किसके बराबर? W के बराबर। तो कह सकते हैं W बराबर W1 प्लस W2। W का मनवा क्या है? EIT। W1 का मनवा क्या है? VIT प्लस बराबर नहीं सर, प्लस W2 का मनवा क्या है? I² RT। सब में क्या है जो दोनों तरफ खड़ जाएगा? सब में ऐसा क्या है जो दोनों तरफ छटका देगा? देखो आई गया, ठीक है। अच्छा टी लो, टी गया, आई गया, टी गया, तो क्या बचा यहाँ पे? E बराबर V, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा? I, एक R बचा। तो V बराबर क्या बचा? V बराबर E माइनस आई आर। बोलो भाई, यही स्टार्टिंग में लिखा था कि नहीं? V बराबर E माइनस आई आर। देख लो कितनी लाइन का डेरिवेशन है, लेकिन आपको एग्जाम में 3 नंबर दिला के रहेगा। ठीक है, बस अगर समझ गए हो तो एकदम आसान है, नहीं समझ पाए हो तो आपके लिए बहुत ही कठिन है। ठीक है, अब इसको दोबारा समझने की जरूरत नहीं है ना, कि जो हमारा इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध या सेल का विद्युत वाहक बल है, इसके द्वारा किया गया कार्य ये। अब यह जो किया गया कार्य कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से? एक बड़का आर में धारा प्रवाहित करने में, एक छोटका आर में, दोनों को जोड़ दो, यहाँ से आपका आंसर आ गया। ठीक है, V बराबर E माइनस आई आर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कंडीशन लगा दी जाती है, वो कंडीशन कभी जल्दी आपसे एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उस थोड़ा से कंडीशन पे चर्चा कर लिया जाए। ये तब के लिए है जब ये जो सेल है ये सेल धारा देगा। ठीक है, अगर ये सेल धारा लेने लगे, ठीक है, कभी कभी मोबाइल चार्जिंग पे लगाओ तो चार्जिंग अपने आप उतरती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो जो सेल है वो धारा खुद लेने लग रहा है। जब सेल धारा लेने लगेगा तो जो फार्मूला है V बराबर E प्लस आई आर हो जाता है। ठीक है, V बराबर E प्लस आई आर हो जाता है। इस पे का नंबर का न्यूमेरिकल लगवाएंगे जरूर। ठीक है, V बराबर E प्लस आई आर और V बराबर E माइनस आई आर। माइनस आई आर कब होगा? जब सेल धारा देगा, और जब सब सेल धारा लेने लगेगा तो V बराबर E प्लस आई आर हो जाता है। ठीक है, अगर सेल धारा दे ही नहीं रहा है तो V बराबर E। ठीक है, ये हमारा रहा ये ज़बरदस्त डेरिवेशन जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं क्या? किरचॉफ का नियम। ठीक है, अब हम लोग क्या समझ लेते हैं? अच्छा, किरचॉफ का नियम को समझने से पहले एक और इसमें इसी में रिलेशन है, उस रिलेशन को मैं निकालना चाहता हूँ। ठीक है, उस रिलेशन को देखो मैं निकालना चाहता हूँ। क्या? कभी कभी आपसे पूछ लेता है परिपथ में धारा का सूत्र, या तो फिर अभी हम लोग जब विभव मापी पढ़ेंगे ना, वहाँ पे एक फार्मूला आएगा, वो फार्मूला यहीं से रिलेटेड रहेगा, उसको निकाल लेते हैं दोनों को। देखो यहाँ पे V बराबर आई आर, ओम का नियम लगा सकते हैं। V बराबर क्या होता है? आई आर, ओम का नियम लगा दिया हमने, बराबर क्या है? E माइनस आई आर। आई वाला टर्म एक साथ कर दें, आई आर प्लस आई आर बराबर बड़का E। तो I कामन लेकर के बड़का R प्लस छोटका R बराबर बड़का E। तो I बराबर क्या हो गया? E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, ये क्या है? परिपथ में धारा का सूत्र है। ये क्या है? परिपथ में धारा का सूत्र है। परिपथ में धारा का सूत्र है, लेकिन ये आपको सूत्र याद कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहीं से जब भी निकालना होगा हम लोग यहीं से कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारा मेन फार्मूला हुआ। ठीक ना? अच्छा, और देख लो जरा, जो विभव मापी में फार्मूला यूज होगा तो वहाँ बताएंगे। देखो वहाँ से हमने सूत्र लिया हुआ है, ठीक ना, वहाँ से हमने सूत्र लिया हुआ है। I बराबर होता है V बटा R बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। V कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर E R। ठीक है, E R हो गया।
ई आर हो गया। अब यहाँ से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर हो जाएगा ई आर बटा वी। तो यहाँ से स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा ई आर बटा वी माइनस कैपिटल आर। प्लस आर था उधर जाएगा तो माइनस आर, दोनों में आर कॉमन है, जब आर कॉमन ले लेंगे तो ई स्मॉल आर बराबर ई बटा वी माइनस 1 इंटू आर, ठीक ना। स्मॉल आर बराबर ई बटा वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। तो दोस्तों ये जो फार्मूला है स्मॉल आर बराबर ई बटा वी माइनस 1 इंटू आर, तो कहीं पे अगर ई बटा वी मिलेगा, कहीं पे अगर ई बटा वी मिलेगा तो उस ई बटा वी की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, जहाँ पे कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। ई बटा वी के स्थान पे चेंज कर सकते हैं, वो चेंज मिलेगा भी, अभी दिखाएंगे इसको, ठीक ना। तो अभी के लिए इतना ही रखो कि हमारा ये वाला फार्मूला है। तो ये वाला अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो वो जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे या तो वहाँ वाला याद रखो या तो यहाँ वाला याद रखो, ठीक है। ये आपको दोनों में से एक न एक जगह आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं किरचॉफ का नियम। क्या देख लें, किरचॉफ का नियम। चलो भाई इसको मिटा उठा देना, चलो समझ में आ गया होगा। मेन आपका यहीं तक था, ठीक है, मेन आपका यहीं तक था। एग्जाम में आपको यहीं तक लिखना है, ये सब नहीं, ये सब फालतू बहकाऊ है, ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में भी किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम 3 नंबर में भी, किरचॉफ का नियम 5 नंबर में भी, और किरचॉफ का नियम न्यूमेरिकल में भी। तो आप समझ सकते हो किरचॉफ का नियम कहाँ कहाँ काम आएगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो किरचॉफ के कितने नियम है भाई, 2 नियम है, ठीक है, किरचॉफ के नियम। तो देखो मैं थोड़ा आपको 1 नंबर के साथ भी ले चल रहा हूँ, किरचॉफ के नियम, ठीक है। किरचॉफ के कितने नियम हैं, 2 नियम है, ठीक है। कितने नियम है, 2 नियम है। दोनों नियम का नाम पता होना चाहिए। पहले नियम को बोलते हैं धारा का नियम, धारा का नियम, इसी को हम लोग बोलते हैं पहला नियम, ठीक है, पहला नियम, पहला नियम या धारा का नियम। दूसरा नियम, दूसरा नियम या वोल्टता का नियम, दूसरा नियम या वोल्टता का नियम। चलो ठीक, 1 नंबर में जो आपको बहुविकल्पी में पूछा जाता है, पहले मैं उसको चर्चा कर रहा हूँ। जो पहला है, पा बोलने में आ रहा है, पहला, पा बोलोगे आ आएगा ना, पहला, तो आ रहा है तो आ से मिलके बन गया आवेश, आ से मिलके क्या बन गया, आवेश। तो अगर पूछे किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो क्या बताओगे, आवेश। किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो क्या बताओगे, आवेश के संरक्षण पर आधारित है। कैसे याद रखोगे, ट्रिक क्या है आपको, पा बोलने में, पा अगर बोलोगे ना आपको आ अपने आप निकल के आएगा, बिना आ के आप पा बोल नहीं सकते, ठीक ना। पा जो है वह आ से मिलके बना हुआ है तो उसमें आ है, ठीक है, तो आ से क्या हो गया, आवेश। दूसरा, जब दू बोलोगे तो आपको ऊ उसमें छुपा है, ठीक ना, दा प्लस ऊ से मिलके बना हुआ है दूसरा ना, दा प्लस ऊ से मिलके क्या बना हुआ है, दूसरा, दू। और दू बोलने पे ऊ आ रहा है, ऊ मतलब होता है ऊर्जा, ऊ मतलब क्या होता है, ऊर्जा। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वह किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो भैया इसको दम 1 नंबर के लिए दम कंठस्थ कर लो, बढ़िया से याद कर लो कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलो अब हम लोग सीखते हैं कि ये पहला नियम या धारा का नियम क्या है, ठीक है। पहला नियम या धारा का नियम क्या है, देखो पहला नियम या धारा का नियम क्या है। जैसे मान चलो ये कोनो संधि है, संधि मतलब मिलन, जहाँ पे ढेर सारी धाराएं आके मिले या वहाँ से जाएं, ठीक है, या तो वहाँ से जाएं या तो वहाँ आके मिले, वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो ये मान लेते हैं हमारा कोई संधि है, इस पे धारा I1, समझो कि ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये I4 हो गया, ये I5 हो गया। I1 I2 I3 जा रहे हैं जबकि I4 I5 दूर भाग रहे हैं। तो संधि मतलब वही हुआ ना, या तो आए या तो जाएं, आए जाए दोनों, ठीक है। तो I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है, I4 I5 जा रहा है, ठीक। तो नियम क्या हो गया, किसी संधि पर, ध्यान सुनना, लिखेंगे नहीं यहाँ पे नियम ना, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग या समस्त धाराओं का योग। अब योग में देखो भाई केवल बीजगणितीय योग लगा देने से ना प्लस माइनस सब शामिल हो जाता है, इसलिए बीजगणितीय योग बोलते हैं। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग
शून्य होता है। ठीक है, अब इतना चीज़ जो मैंने शब्दों में बोला है, इसको शब्दों में हम लोग यहाँ से भी बोल सकते हैं समेसन आई बराबर 0। इसको क्या पढ़ते हैं, समेसन आई बराबर 0। समेसन मतलब का, इस चिन्ह का मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब ही होता है बीज गणितीय योग। क्या होता है, बीज गणितीय योग। किसका बीज गणितीय योग, धाराओं का। कौन सी धाराओं का, संधि पर मिलने वाली, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ से शब्द बनाओ, फिर से देखो एक बार। किसी संधि पर, इतना तो यहाँ से चित्र से, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, शून्य होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हमने क्या, अच्छा ये तो नियम हो गया। अब नियम को लगाने का तरीका क्या है, लगाने का तरीका, क्योंकि लगाने का तरीका जब आपको पता रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। लगाने का तरीका एकदम सिंपल है, सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एकदम सिंपल है। क्या एकदम सिंपल है भैया, कि जो संधि की ओर धारा आ रही है उसको प्लस में ले लो। जो संधि की ओर धारा आ रही है उसको अगर प्लस में लोगे तो जो संधि से दूर जाएगी उसको माइनस में लेना पड़ेगा। अगर संधि से दूर जाने वाली को प्लस लोगे तो संधि की ओर आने वाली को आपको माइनस में लेना पड़ेगा। तो आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे। मुझे अच्छा लग रहा है कि जो संधि की ओर जा रही है उसको मैं प्लस ले रहा हूँ। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं प्लस में, देखो प्लस में ले लिया, ठीक है। और संधि से दूर जाने वाली धाराएं माइनस में। इन सब का बीजगणितीय योग क्या रूल बताता है, किरचॉफ ने क्या बताया कि सबका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, सबका बीजगणितीय योग क्या हो गया, 0 हो गया। जो संधि की ओर गई प्लस में, जो संधि से दूर गई माइनस में। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर किसके, I4 प्लस I5 के। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। ये I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या है, ये संधि की ओर जाने वाली धारा है। संधि की ओर जाने वाली धारा है। और ये क्या है, ये है संधि से दूर जाने वाली धारा। ठीक है, दूर जाने वाली धारा, दूर जाने वाली धारा। तो जितना संधि की ओर गया उतना संधि से दूर गया, जितना संधि की ओर गया उतना संधि से दूर गया। इसका मतलब है जितना जाएगा उतना ही दूर जाएगा, जितना संधि से पर जाएगा उतने संधि से दूर जाएगा। तो धारा आपस में बराबर, धारा आपस में बराबर। इसका धारा कब बहता है, जब आवेश प्रवाहित होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो पहला नियम है वह आवेश संरक्षण पर आधारित है। पहला जो नियम है वह आवेश संरक्षण पर क्या है, आधारित है। बोलो मेरे भाई, मजा आएगा नहीं। पहला नियम क्या है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। वो कैसे आधारित है ये चीज़ हमने आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका किरचॉफ का पहला नियम। ठीक, अब पहले नियम पे भी 1 नंबर का न्यूमेरिकल बना हुआ है। ठीक है, उसको भी करा दूंगा। अब आता है हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा नियम किस पे आधारित है, किरचॉफ का दूसरा नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अब देखो है किरचॉफ का दूसरा नियम समझते हैं, मिटा दें। चलो भाई इसको मिटाते हैं। अब किरचॉफ का दूसरा नियम समझते हैं। तो किरचॉफ का दूसरा नियम देखो भाई, किरचॉफ के नियम को जब भी आए, ठीक ना, तो उसके लिए आपको भाई फिगर जरूर बनाना है। बिना फिगर के अगर आप किरचॉफ का नियम लिख के चले आए तो समझो कि आप अपना जो जितना नंबर का किरचॉफ का नियम पूछा है उसका सिर्फ आप आधा पाओगे। क्या पाओगे, आधा पाओगे। लेकिन अपने को मेहनत कर रहे हैं आधा पाने के लिए नहीं, पूरा पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक ना, तो हमको पूरा नंबर चाहिए, तो पूरा नंबर के लिए क्या करना है, फिगर बनाना पड़ेगा। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ फिगर बना देना, जहाँ पे लगे फिगर है फिगर जरूर बना देना, फिगर छोड़ना एकदम नहीं है। ठीक है, फिगर अपना होना चाहिए। चलो भाई फिगर बनाते हैं। तो किरचॉफ का दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरे नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टता का नियम भी बोलते हैं। अब देखो क्या है, ये हमारा पहला सेल हो गया। ठीक है, पहला सेल हो गया और सेल के साथ ये इसका एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये आंतरिक प्रतिरोध नहीं है भाई। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध समझो इसके अंदर ही है। पहला सेल, ये दूसरा सेल है, उसके साथ एक प्रतिरोध को हमने जोड़ दिया। ध्यान समझो, पहला सेल का नाम लिख दिया हमने E1, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, E1। दूसरा सेल उसका विद्युत वाहक बल E2। पहला वाला प्रतिरोध R1, दूसरा वाला प्रतिरोध R2। ठीक,
ये हमने 2 सेल जोड़ दिया और 2 प्रतिरोध जोड़ दिया। उसके बाद हमने एक और प्रतिरोध ले लिया। आप सेल भी ले सकते हो, लेकिन हमने केवल प्रतिरोध ही लिया हुआ है। ठीक है, केवल हमने प्रतिरोध ही लिया हुआ है। तो पहले हम लोग दूसरा नियम को समझ ले भाई, दूसरा नियम है क्या, कैसे याद रखोगे। दूसरा नियम याद रखने का तरीका ये है, आप यहाँ से शब्द बनाओगे। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं, धारा। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। आई और आर को टोटल क्या बोलोगे, आई और आर का गुणा। सिंपल सी बात, आई और आर का गुणा बराबर होता है, इसको क्या बोलोगे, सिग्मा। सिग्मा मतलब बीजगणितीय योग। ये क्या है, ई मतलब विद्युत वाहक बल। ये क्या है, विद्युत वाहक बल। ठीक, अब इसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे दूसरे नियम को याद करने वाले हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरे नियम को, किरचॉफ के दूसरे नियम को याद करने वाले हैं, सिर्फ इसी के माध्यम से। अब देखो कैसे याद रखेंगे। ये हमारा कोई वैद्युत परिपथ बन गया। वैद्युत परिपथ में ये यहाँ से यहाँ तक एक पूरा खंड हो गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा खंड है। ठीक है, ये पास बोल सकते हैं इसी को, पास, ये वाला पास। ठीक है ना, ये वाला पास नहीं, ये वाला पास से अभी पास मत आओ, ये वाला पास। ठीक है, तो ये जो पास है इसको हम लोग पास बोलते हैं, पहला पास दूसरा पास, या खंड बोल सकते हैं, पहला खंड ये दूसरा खंड। तो किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में, किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में, इतना जोड़ सकते हो। क्यों भाई, पूरा वैद्युत परिपथ हो गया, इसमें पहला खंड दूसरा खंड, ऐसे बहुत सारे खंड हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे खंड हो सकते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, यहाँ देखो एकदम ध्यान से, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणा का बीजगणितीय योग, आई और आर का ये गुणा है, और गुणा का इसको क्या बोलेंगे, बीजगणितीय योग, उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणा का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हमारा हो गया किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, ये तो नियम हो गया। अब नियम को लगाने का तरीका क्या है, नियम को लगाने का तरीका, अब लगाने का तरीका आप तभी समझोगे जब आप क्या बनाओगे, फिगर आपका ये हो गया। ठीक है, फिगर ये हो गया। अब फिगर में लगाने का तरीका ये है कि जो विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है, हमेशा विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है हमेशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, ये विद्युत वाहक बल की दिशा हो गई। माइनस से प्लस की ओर क्या होती है, विद्युत वाहक बल की दिशा होती है, ये होती है। ठीक, धारा की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। देखो ये धारा की दिशा हो गई माइनस से प्लस की ओर। बस मान लेते हैं इस वाले सेल से, ये सेल है, इस सेल से निकलने वाली धारा है I1, इस सेल से निकलने वाली धारा है I2। ठीक है, तो बंद पास एक में किरचॉफ का नियम लगाने का तरीका ये क्या हो गया कि अगर हम लोग धारा की दिशा में चलेंगे, अगर हम लोग धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध के गुणा को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर धारा दिशा में चलते, देखो भाई सिंपल सी बात है, धारा दिशा में चलोगे तो प्लस लोगे, और धारा दिशा में नहीं चलोगे, बता दो, माइनस लोगे। धारा की दिशा में चलोगे तो प्लस, धारा दिशा में नहीं चलोगे तो माइनस। सेल के विद्युत वाहक बल की दिशा में चलोगे तो प्लस, नहीं चलोगे तो माइनस। और विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर, बोले तो धारा की दिशा में होती है। ठीक है, चलो अब नियम को लगाते हैं। ऐसा फिगर आपको बनाना है। पहले आपको क्या करना है, किरचॉफ का दूसरा नियम हेडिंग डालना है, इसको शब्दों में लिखना है। ठीक है, बोर्ड में ऐसे शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखने के बाद ये फिगर बना देना है। फिगर बनाने के बाद आपको किरचॉफ का दूसरा नियम कैसे लग रहा है उसको आपको बताना है। तो बंद पास एक हमने नाम दिया, बंद पास एक में, जब एक में बंद पास में लगाते हैं, हमने क्या बताया कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा चलना चाहते हो। ठीक है, मैं देखो ऐसे चल रहा हूँ, मतलब धारा की दिशा में चल रहा हूँ, धारा की दिशा में चल करके बंद पास पूरा करना है। तो धारा दिशा में चला तो धारा क्या है, I1, उसके साथ प्रतिरोध क्या है, R1। देखो ऐसे यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आए, बंद पास पूरा करना है, मतलब यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। अब इधर जाएंगे, धारा दिशा इधर है और हम इधर जा रहे हैं। देखो तीर की दिशा किधर है, इधर की तरफ है, और हम किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो धारा के विपरीत जा रहे हैं। जब धारा के विपरीत जाएंगे तो I2 और R2 का गुणा माइनस में, अगर उसी की दिशा में जाते तो प्लस लेते। और कोनो धारा प्रतिरोध है, नहीं है। सेल का विद्युत वाहक बल देखो, ये हमारा एक है,
1 नंबर में हम लोग उसी की दिशा में चल रहे हैं। विद्युत वाहक बल की दिशा में चलने पर विद्युत वाहक बल को प्लस लेते हैं। विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन इधर है, हम उधर जा रहे हैं तो हमको माइनस लेना पड़ेगा। बस किरचॉफ का नियम यही है, सिंपल सा नियम है कि धारा की दिशा में चलने पर धारा प्रतिरोध का गुणा पॉजिटिव और विद्युत वाहक बल की दिशा में विद्युत वाहक बल पॉजिटिव। उनके विपरीत जाओगे तो माइनस लेना पड़ेगा, दिशा में जाओगे प्लस लेना पड़ेगा। उनकी दिशा सिर्फ पता होना चाहिए। धारा की दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर, वही विद्युत वाहक बल की भी दिशा है। जो धारा की दिशा वही विद्युत वाहक बल की दिशा। धारा की दिशा जमाने से पढ़ते चले आ रहे हो, माइनस से प्लस की ओर, वही विद्युत वाहक बल की दिशा। ठीक है, चलो अब बंद पास 2 में लगा दें। बंद पास 2 में, बंद पास 2 में, बंद पास 2 में। अच्छा देखो, इसी को केवीएल बोला जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और पहले वाले को केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। बंद पास 2 में देखो, धारा की दिशा में मैं चल रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे धारा दिशा में चल रहे हैं। धारा क्या है? I2, प्रतिरोध क्या है? R2। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे धारा आया I1, यहाँ पे धारा मिला I2। अब इसमें जो धारा जाएगा I1 प्लस I2 जाएगा। धारा की दिशा में है तो प्लस लगा दो, I1 प्लस I2। प्रतिरोध क्या है? इसका नाम रख देते हैं R3। R3 बराबर, अब कोई प्रतिरोध नहीं है ना। अच्छा, सेल क्या है इसमें? ये E2, उसी की दिशा में चले, E2 हो गया। ठीक है, ये आपको ये चीज़ लिख देना है, ये चीज़ लिख दोगे, ये फिगर बना दोगे। ठीक है, तो आपको किरचॉफ का जितने नंबर का रहेगा, अच्छा किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम दोनों मिलाकर के 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, जब इस तरीके से आपको 5 नंबर में पूछ ले तो आपको करना क्या है कि पहले वाले का बढ़िया तरीके से फिगर बना देना है, दूसरे वाले का बढ़िया तरीके से फिगर बना करके कैसे कैसे ये चीज़ लिखा गया है वैसे आपको लिख देना है। 1.5 पेज 2 पेज भरा जाएगा, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक ना, पूरे का पूरा आपको 5 नंबर मिल के रहेगा। अब इस फिगर को बनाना है, फिगर में जो चीज़ रहती है ना, थोड़ा 2-3 पेन यूज़ करो। ठीक है, इसको ये नहीं सब एक ही पेन से बनाओ, एक ही पेन से सब कुछ लिख दो, ऐसा नहीं। बनाओ किसी और पेन से, लिखो किसी और पेन से। ठीक है, सिंबल किसी और पेन से लगाओ, देखो इतना झकास फिगर लगेगा कि सामने वाला मोहित हो जाएगा, उसको मज़ा आ जाएगा कि वाह यार मज़ा आ गया। ठीक है, तो आपको उसको मज़ा दिला देना है। ठीक है, ताकि वो एकदम खुश होकर के 5 नंबर है तो 5 नंबर देने में उसको जरा सा भी संकोच ना है। वो सोचे कि अरे यार अगर मुझे 6 नंबर देने की औकात होती मैं इस पर 6 नंबर दे देता। ठीक है, उसको ये लगना चाहिए, ये नहीं कि घसा पीटा एकदम फिगर बनाओ ताकि उसका अच्छा मूड दे करके आपको फिगर से खराब हो जाए। ठीक है, तो उसका मूड खराब नहीं करना है, उसका मूड क्या करना है? एकदम अच्छा कर देना है। ठीक है, चलो, तो ये रहा किरचॉफ का नियम। अब हम लोग समझते हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या समझ लेते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है। अच्छा देखो, यहाँ पे सेलों का जो संयोजन है, सेलों का संयोजन भाई आपके एग्जाम में कभी आता नहीं है तो मैं उसको एकदम नहीं टच कर रहा हूँ। सेलों का संयोजन 3 प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। बड़ा भयंकर भयंकर फिगर बनवाया हूँ। ठीक है, आप अगर पिछली क्लास जाके देखोगे ना तो आपको मिलेगा। तो वो आपको इस टाइम मुझे लग रहा है एकदम समय देने की जरूरत नहीं है, इस सेलों के संयोजन पे हम लोग समय दें। ठीक है, श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, मिश्रित क्रम क्या है, उसको एकदम समय देने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो, तब एकदम समय देने की जरूरत नहीं है। तो अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम लोग कहाँ पहुँचते हैं? पहुँचते हैं हम लोग व्हीटस्टोन सेतु पर। व्हीटस्टोन सेतु आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, किरचॉफ का जैसे नियम इंपॉर्टेंट है वैसे ही आपका व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है ना, व्हीटस्टोन सेतु आपके लिए क्या भैया? वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम लोग व्हीटस्टोन सेतु को कैसे समझते हैं भैया। ठीक ना, एकदम यहाँ पे वर्ड मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना है। वर्ड को मैं 2-3 बार बोलूँगा ताकि आपको सुनते सुनते जो है एकदम याद हो जाए। ठीक ना, क्या हो जाए? एकदम याद हो जाए और एकदम आप मज़ा पा जाओ। तो व्हीटस्टोन सेतु है क्या? तो व्हीटस्टोन सेतु जो है अज्ञात प्रतिरोधों का प्रतिरोध है। अज्ञात प्रतिरोधों का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बनाई गई एक विशेष युक्ति है। क्या है? अज्ञात प्रतिरोधों का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बनाई गई एक विशेष युक्ति या डिवाइस या मशीन, वही क्या कहलाती है? व्हीटस्टोन सेतु कहलाती है। और इसकी खोज प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने की थी और उनके नाम को अमर बनाने के लिए, उनके नाम को हमेशा यादगार करने के लिए, उनके नाम को दिलों में रखने के लिए उन्हीं के नाम पर पे ये नियम रख दिया गया व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, तो अब व्हीटस्टोन सेतु होता क्या भाई? देखो पहले फिगर देखो, बहुत सारे लोग फिगर जब बनाते हैं ना इतना टेढ़ा फिगर बना देते हैं कि पूछो मत। फिगर एकदम बढ़िया बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए। उसके लिए आप लोग देखो क्या करो, यहाँ पे एक बिंदु ऐसे लो, कुछ दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे लो। ठीक है, उसके बाद कुछ अंदाज से, ताकि ये डिस्टेंस लगभग ये डिस्टेंस लगभग सेम आए और यहाँ से ये डिस्टेंस लगभग सेम आए, ऐसे 4 बिंदु ले लेना है। फिगर में बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 4 प्रतिरोध लगाना है। ये देखो पहला प्रतिरोध, ये हो गया आपका दूसरा प्रतिरोध, ये हो गया आपका तीसरा प्रतिरोध, ये हो गया आपका चौथा प्रतिरोध। ठीक, यहाँ पे देखो 4 प्रतिरोध हो गए। ये चारों प्रतिरोधों को जोड़ करके क्या बना दिया गया? एक चतुर्भुज बना दिया गया।
क्या बना दिया गया, एक चतुर्भुज बना दिया गया। तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है, यानी 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज बना देते हैं। ठीक है, अभी जैसे से मैं बना रहा हूँ ना वैसे शब्द में एकदम बोलूँगा, वैसे एकदम। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों, इसका नाम रख देते हैं P, इसका Q, इसका R और इसका S। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके एक चतुर्भुज बना देते हैं। अब ये चतुर्भुज बना है, इसके कितने विकर्ण हैं, 2। एक विकर्ण ये यहाँ से यहाँ मिला देंगे, एक विकर्ण ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा, जिसके एक विकर्ण में धारा मापी G है और एक कुंजी लगा दिया गया है। ठीक है, धारा मापी और कुंजी का नाम रख दिया गया K2। अब दूसरा विकर्ण जो यहाँ से यहाँ होना चाहिए उसको यहाँ से यहाँ ना लेकर के, क्योंकि भाई यहाँ पे तार को काटना पड़ेगा, तार के ऊपर ले जाना पड़ेगा, दिक्कत है। इसके लिए दूसरा विकर्ण को अब आप चाहे ये यहाँ पे 2 बिंदु मिलना चाहिए, इन दोनों बिंदु को दूसरा विकर्ण देखो ये ऐसे ले लिया गया है। दूसरे विकर्ण में एक सेल लगा देते हैं और एक छोटी सी कुंजी लगा देते हैं। यहाँ पे आप धारा नियंत्रक भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने धारा नियंत्रक नहीं बनाया, कुंजी केवल सेल प्लस माइनस, फिगर बन के तैयार हो गया। फिगर बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। देखो अब फिगर जो बन के तैयार हो गया है, ये जो हमारा क्या बना है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज का नाम रख देना, ठीक है, बिना नाम का अच्छा नहीं लग रहा है। चतुर्भुज का नाम रख दिया हमने A, B, C और D, A, B, C और D। अब देखो इसके बारे में हमें पहले लिखना क्या है, क्या हमें सुनना है, सुनो और सुनते सुनते आप लोग धीरे धीरे इसको कंठस्थ करो, याद करो। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन सेतु ने बताया अज्ञात प्रतिरोधों का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बनाई गई एक विशेष युक्ति। अज्ञात प्रतिरोधों का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बनाई गई एक विशेष युक्ति क्या कहलाती है, व्हीटस्टोन सेतु कहलाती है। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं, जिसके एक विकर्ण में धारा मापी तथा दूसरे विकर्ण में एक धारा मापी और कुंजी, जबकि दूसरे विकर्ण में एक सेल और कुंजी जोड़ देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इस सामने दिख भी रहा है। अब देखो अब कहानी क्या है, चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं, इस प्रकार से समायोजित कैसे लिखेंगे भाई, समायोजित, चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि इस कुंजी को ऑन करेंगे, कुंजी को ऑन करने पर इस सेल में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। इस पर चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि कुंजी को ऑन करने पर या कुंजी को बंद करने पर, ऑन करना मतलब होता है खुला, ठीक है, समझो बंद करने पर, बंद करना मतलब होता है एक प्रकार के चालू होना। तो कुंजी समझो कि जब कुंजी आप मतलब परिपथ बंद है, ठीक है ना, तो जब सेल से जो धारा प्रवाहित होती है, सेल से बहने वाली धारा, जो धारा प्रवाहित हो, उस धारा के प्रवाहित होने से इस धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। हमने क्या बोला कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। कोई विक्षेप कब ना हो कि हम चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करें कि सेल से बहने वाली धारा से धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। सिंपल सी बात। फिर से देखो एक बार कि चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज बनाते हैं, जिसके एक विकर्ण में धारा मापी और कुंजी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल और कुंजी लगा देते हैं। सेल से प्रवाहित होने वाली धारा से धारा मापी में अगर कोई विक्षेप नहीं हो रहा है तो यह सेतु क्या कहलाता है, सेतु जो है वह क्या कहलाएगा, संतुलन की अवस्था में कहलाएगा। संतुलित या संतुलित अवस्था में कहलाएगा, संतुलित अवस्था में कहलाएगा। तो संतुलित अवस्था में कब कहलाएगा, जब इस सेल से धारा ऑन करने पर, ठीक है, धारा प्रवाहित करने पर इस धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा हो, तब सेतु क्या कहलाएगा, संतुलित कहलाएगा। अगर दोस्तों सेतु संतुलित है, जब सेतु संतुलित है तो इसके किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न मतलब होता है साथ लगी हुई भुजा, तो ये भुजा साथ लगी है, ये भी भुजा साथ लगी है, तो मैं चाहे ये भुजा लो चाहे ये भुजा लो, दोनों बात एक ही है। तो संलग्न भुजाओं का अनुपात, संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो करना क्या है कि आपको कैसे याद रखना है, पहले फिगर आपको बना लेना है। फिगर बनाने के बाद आप देख रहे हो 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके क्या बनाया गया है, चतुर्भुज बनाया गया है। उसके एक विकर्ण में क्या लगा है, धारा मापी और कुंजी। दूसरे विकर्ण में क्या लगा है,
सेल और कुंजी लगा हुआ है। इस सेल से धारा प्रवाहित करने पर अगर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है तो सेतु क्या कहलाता है? संतुलित कहलाता है। जब सेतु संतुलित होता है तब उसकी किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का, क्या? संलग्न भुजाओं का, जो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात होता है शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब ये चीज कैसे बराबर होता है ये हमको दिखाना है। अभी तो हमको ये पता चला कि बराबर होता है, कैसे बराबर होता है अब ये हमको दिखाना है। ठीक है, कैसे बराबर होता है अब ये हमको दिखाना है। चलो भाई, इतनी चीजें आप लिखोगे ना, आपका लग फिगर बनाओ, इतना चीज लिखोगे, लगभग आपका एक पेज टच कर गया, एक पेज टच कर गया। अब थोड़ा सा डेरिवेशन एकदम सिंपल, क्यों? क्योंकि अभी हमने किरचॉफ का नियम सीखा हुआ है। किरचॉफ का नियम सीखा हुआ है तो हमको ये क्या लगेगा? बहुत ही सिंपल लगने वाला है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लगने वाला है। देखो भाई कैसे करेंगे। अब देखो, हम मान लेते हैं भाई, हम कुंजी को ऑन किए, कुंजी को ऑन करने से, ये कुंजी से ऑन करने से सेल में धारा गई कितना? आई। ये धारा बेचारी आई यहाँ पे पहुँचती है, लेकिन ये आई क्या होती है? दो भागों में बढ़ जाती है। तो सेल से प्रवाहित होने वाली धारा आई बिंदु ए पर पहुँचने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है। वह भाग, एक भाग I1 भुजा AB में, वही जो धारा I1 है, देखो यहाँ पे धारामापी में कोई विक्षेप तो है नहीं, यानी धारामापी में कोई धारा नहीं जा रहा है, तो जो धारा I1 AB में है वही धारा I1 BC में हो जाता है, वही धारा I1 BC में हो जाता है। और जो धारा AD में जाएगा यानी I2, वही धारा हमारा CD को हो या DC में I2 धारा पहुंच जाती है। यहाँ से I1 I2 मिल जाता है, तो I1 प्लस I2 का मान किसके बराबर है? I के बराबर है। ये बात क्लियर हो गया। सेल से कितनी धारा निकली? I। वह धारा I पहुंची कहाँ पर? बिंदु A पर। बिंदु A पर पहुंचने के बाद दो भागों में बढ़ गई, I1 और I2। जो I1 AB में जाएगा वही धारा I1 BC में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि धारामापी में कोनो विक्षेप नहीं हो रहा है ना। उसके बाद जो धारा AD में I2 है वही धारा DC में भी I2 होगा। ठीक है, चलो अब इतनी बात आपको क्लियर है। अच्छा, इस कुंजी K2 को जब ऑन करते धारामापी में कोनो विक्षेप नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, धारामापी में कोनो विक्षेप नहीं हो रहा है, तो ये हमारा हो गया बंद पास 1, ये हो गया हमारा बंद पास 2। बंद पास समझ रहे हो ना? बंद है, बंद है मतलब बंद होना चाहिए। देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है? एकदम बंद है। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है? एकदम बंद है। तो बंद पास हो गए, दो बंद पास। बंद पास का नाम क्या रखोगे? ABDA। ठीक है, तो क्या रख दे भैया हम नाम? हम बंद पास ABDA में, ABDA में, बंद पास ABDA में। जब ABDA में क्या लगाएंगे? ABDA में किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अभी हमने क्या बताया? अगर आप धारा की दिशा में चलोगे धारा प्रतिरोध का गुणा प्लस लोगे, सेल का विद्युत वाहक बल की दिशा में चलोगे उसको प्लस लोगे। तो हम लोग धारा दिशा में चलते हैं। धारा दिशा में क्या है? I1 प्रतिरोध क्या है? P। यहाँ से गए यहाँ पे बंद पास तब होगा जब ऐसे चले आओगे, इसमें तो कोनो धारा नहीं है। यहाँ पे धारा दिशा इधर है, हम जा रहे हैं इधर, धारा दिशा इधर है, हम इधर से जा रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा। माइनस I2 प्रतिरोध क्या है? I2S। यहाँ पे इस वाले बंद पास में कोनो सेल का विद्युत वाहक बल है? कोनो सेल लगा है? ना बाबा ना, तो क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से I1P बराबर हो जाएगा I2S। समीकरण नंबर 1 मान लो, I1P बराबर I2S। कैसे लगाया? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ समझ में आ गया ना। अब देखो बंद पास, इसका नाम क्या रख दो? BCDB। वाह गजब नाम। देखो भाई बंद पास क्या लिखोगे? बंद पास BCDB में, बंद पास BCDB में। अब यहाँ पे BCDB में क्या करते हैं? KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ याद हो गया ना? सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। लगाने का तरीका क्या है? धारा दिशा में चलोगे तो प्लस, धारा दिशा में चलो भाई I1 प्रतिरोध क्या है? क्यों? I1 क्यों। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आए, अब यहाँ इधर आओगे, हम इधर आ रहे हैं, देखिए धारा इधर जा रही है, उल्टा हमारे है तो उल्टा है तो माइनस ले लो। माइनस I2, धारा I2 प्रतिरोध क्या है? R। कौनों सेल लगा है? कौनों सेल नहीं है। जब कौनों सेल नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। तो I1 क्यों बराबर I2R, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको समीकरण मान लो 2, इसको समीकरण 1 है, ये समीकरण मान लो 2। समीकरण 1 और 2 को आपस में भिड़ा देते हैं। भिड़ाने का मतलब भाग करा देते हैं। जब भाग कराएंगे तो क्या हो जाएगा? I1P बटा I1Q बराबर I2S बटा I2R। I1 कैंसिल,
तो P बटा Q बराबर S बटा R, ठीक है। तो हो सकता है भाई जो हमने यहाँ पे S लिखा है यहाँ पे R रहा हो, ठीक है, और यहाँ पे S रहा हो, तब थोड़ा सा पढ़ने में ये आसानी हो जा रहा है। R बटा S, ठीक ना, P बटा Q बराबर R बटा S, क्योंकि हम लोग ऐसे हमेशा याद किए ना, P बटा Q बराबर R बटा S। तो कब ये होता है, जब यहाँ पे R हो यहाँ पे S हो। अगर यहाँ पे S कर दोगे यहाँ पे R कर दोगे तो S बटा R हो जाएगा। तो P बटा Q बराबर S बटा R याद रखो, चाहे P बटा Q बराबर R बटा S, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं R बटा S लिख दे रहा हूँ। अब R बटा S तब हो जाएगा जब जहाँ जहाँ S है वहाँ R बना दो, और जहाँ जहाँ R है वहाँ पे S बना दो, बस आपका सही है। जैसे यहाँ पे S है R बना देते हैं, यहाँ पे S है तो यहाँ पे R बना देते हैं, यहाँ पे R है तो यहाँ पे S बना देते हैं, यहाँ पे R है तो यहाँ पे S बना देते हैं, तो यहाँ पे S है यहाँ पे R बना देते हैं, और यहाँ पे R है यहाँ पे S बना देते हैं। वो हो गया ही P बटा Q बराबर R बटा S, ठीक है। P बटा Q बराबर R बटा S, और P बटा Q बराबर R बटा S क्या दिखा रहा है कि हमारा व्हीटस्टोन सेतु क्या है, संतुलन की अवस्था में है। ये संतुलन की अवस्था हमें सिद्ध करके दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको व्हीटस्टोन सेतु को समझना है और इस तरीके से इसकी क्रियाविधि को लिखना है। अच्छा, इसमें अगर सेतु एक बार संतुलित हो गया, सेतु एक बार संतुलित हो गया, तो सेतु अगर संतुलित हो गया है तब उसके धारा मापी और इस सेल को चेंज करो। कहने का मतलब है धारा मापी को यहाँ पे लगा दो और कुंजी को ले जाके यहाँ पे लगा दो, तब भी इसकी संतुलन की अवस्था में कोनो चेंजिंग नहीं होगा। तो पूछता आपसे एक नंबर में कि अगर हम लोग गैलनों में यानी धारा मापी और सेल को परिवर्तित कर दें तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार सेतु हमारा संतुलित हो गया है। जब एक बार सेतु संतुलित हो जाए तब उनको आपस में चेंजिंग करा देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, और ये चीज़ पूछता है कि जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु है उसकी सुग्राह्यता को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए जो हमने 4 प्रतिरोध लिए हैं PQRS, ये PQRS जो हमने प्रतिरोध लिया हुआ है, ये चारों प्रतिरोध हमारे एक ही कोटि के होने चाहिए, ठीक ना। अगर चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के हमने लिए हैं तो उस दशा में हमारा जो सेतु की सुग्राह्यता है वह सबसे बढ़िया होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं जो आपको व्हीटस्टोन सेतु में समझना था। अब अगर आपने व्हीटस्टोन सेतु बढ़िया समझ लिया है कि 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके, एक बार और मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ कि 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके एक हम लोग क्या बनाते हैं, सेतु बनाते हैं। और चारों प्रतिरोधों को जोड़कर जब हमने बना देते हैं तो इस सेल से धारा को ऑन करने पर इस धारा मापी में अगर कोई भी क्षेप नहीं हो रहा हो तो सेतु हमारा क्या कहलाता है? संतुलित कहलाता है। जब सेतु संतुलित होता है तो उसकी किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। अब इसको हमें प्रूफ करने के लिए ये P बटा Q बराबर R बटा S कैसे है, तो हमने बताया कि ये सेल है, इस सेल से धारा गया I। अब यह I पहुंचा बिंदु A पर पहुंचने के बाद 2 भागों में बढ़ गया। I1 जो धारा AB में जाता है वही BC में जाता है, जो I2 AD में जाता है वही I2 DC में जाता है, ठीक है। तो और हमें यहाँ पे बंद पास 1 बंद पास 2 मिला। इस बंद पास 1 में हमने KVL लगाया, बंद पास 2 में KVL लगाया, दोनों को समीकरण 1 और 2 बनाया। समीकरण 1 और 2 को आपस में मारपीट करा देते हैं, हमें क्या मिल जाता है? P बटा Q बराबर R बटा S, ठीक है। चलो अब दोस्तों हम लोग क्या देख लें? मीटर सेतु। ये हमारा क्या हो गया? व्हीटस्टोन सेतु। अब हम लोग क्या देख लेते हैं? मीटर सेतु। मीटर सेतु एकदम व्हीटस्टोन सेतु की ही तरह है, बस थोड़ा सा केवल इसमें चेंजिंग आपको मिलेगा, ठीक ना। व्हीटस्टोन सेतु मीटर सेतु बता दें और एक बार आपको विभव माप बता दें, मुश्किल से 15 मिनट के अंदर आपको ये चीज़ों को समझा दें ना। चलो अब देखो मीटर सेतु को हम लोग क्या समझते हैं भाई? मीटर सेतु को जैसे जैसे फिगर बनता है, ठीक है, मीटर सेतु आपका थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है। किसकी अपेक्षा? व्हीटस्टोन सेतु की अपेक्षा। विभव मापी की अपेक्षा भी कम इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार मीटर सेतु को लेकिन समझते हैं ना। अब देखो मीटर सेतु में क्या होता है? मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा, ये 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है, ठीक है। 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है जो लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है। ये कोई लकड़ी का आधार है, इस लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है। कौन? 1 मीटर लंबा तार। इसमें 1 मीटर लंबा तार है। यह 1 मीटर लंबा तार किसका होता है? मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का होता है, जो क्या होता है? लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है। तार के सिरे यहाँ पे मान लेते हैं सिरा A है, यहाँ पे मान लेते हैं सिरा C है। तार के सिरे A व C पर L आकार की 2 पत्तियाँ जुड़ी होती हैं। देखो भैया, ये L आकार की 2 पत्ती हो गई, पहली पत्ती L आकार की और ये दूसरी पत्ती L आकार की। L आकार की क्या होती हैं? 2 पत्तियाँ जुड़ी होती हैं। ये देखो या, ठीक है। हमने क्या बताया?
मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा किसका तार होता है? मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है, जो लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है। ये लकड़ी का आधार है, इस पर मीटर पैमाना बना होता है, इसी पर यह कसा है। इसके सिरे ए व सी पर एल आकार की 2 पत्तियां जुड़ी हैं। देखो एल आकार की 2 पत्तियां जुड़ी हैं। इसमें एक संयोजक पेंच लगे, एक संयोजक पेंच यहाँ पे लगा है, एक संयोजक पेंच यहाँ पे लगा है। इन दोनों पत्तियों से, यानी एल आकार की दोनों पत्तियां जो हैं, इनसे कुछ स्थान छोड़ करके, इससे भी कुछ स्थान छोड़ करके, इससे भी कुछ स्थान छोड़ करके एक तीसरी कार्बन की पत्ती लगी होती है, जिसमें 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। इसमें क्या होता है? 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। इसको ए, इसको सी मान लिया गया, इसको हम लोग मान लेते डी। सी और डी के बीच में हमने जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, बोले तो हम लोग अज्ञात प्रतिरोध यस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है? ये अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध है। अज्ञात प्रतिरोध को क्या कहते हैं? एस, एस को लगा देते हैं। जबकि ए और डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया गया है। ये क्या है? प्रतिरोध बॉक्स, इसमें ढेर सारा प्रतिरोध भरा रहता है। ये क्या हमारा प्रतिरोध बॉक्स है। ए व डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। सी और डी के बीच में जिस तार का या जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको लगा देते हैं। और ये जो डी है, इस डी से एक धारामापी और धारामापी लगा देते हैं। धारामापी के साथ एक विसर्पी कुंजी को लगा करके इस तार एसी पर आगे पीछे क्या करते हैं? खिसकाते हैं। क्या करते हैं? आगे पीछे खिसकाते हैं। मान लेते हैं कि इस आगे पीछे खिसकाने पर, अच्छा, जो हमारा ए है और ये सी है, ए को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक है, धन सिरे से। और सी को हम लोग क्या करते हैं? विभव, सी को बैटरी के ऋण सिरे से, सी को धारा नियंत्रक की सहायता से, कह सकते हो, ऋण सिरे से या कुंजी की सहायता से ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे कुंजी की सहायता से ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, ठीक। ये हमारा फिगर बन गया। ये हमारा फिगर किसका हो गया भाई? मीटर सेतु का। मीटर सेतु का ही हमारा फिगर हो गया। अब मीटर सेतु का फिगर में आपने देखा कि हमें जैसे से फिगर बनाना है वैसे वैसे इसकी थ्योरी को लिखना है। जैसे जैसे फिगर बनाना है वैसे वैसे इसकी थ्योरी को लिखना है। फिगर अगर आपको बनाने आ गया तो आप, जरूरी नहीं कि मैं जैसे बोल रहा हूँ, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसी थ्योरी आप लिखिए, आप अपने से बना के लिखिए। देखो क्या बना के लिखोगे? मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है, जो लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है। इसके सिरे ए व सी पर एल आकार की 2 पत्तियाँ मुड़ी होती हैं, या एल कार्बन की एल आकार की 2 पत्तियाँ जुड़ी होती हैं। इन दोनों पत्तियों से कुछ स्थान छोड़ करके एक तीसरी कार्बन की पत्ती होती है, जिसमें 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। और जिस प्रतिरोध का तार ज्ञात करना होता है उसे भुजा सी व डी के बीच में, ए और डी के बीच में एक क्या लगा देते हैं? प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। और इसकी जो यहाँ पे एक धारामापी की सहायता से सर्पी कुंजी को तार एसी पर आगे पीछे खिसकाते हैं। बिंदु ए को जो है बैटरी के धन सिरे से, और सी को कुंजी की सहायता से ऋण सिरे से या धारा नियंत्रक की सहायता से ऋण सिरे से हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। ये इसकी आपकी कहलाएगी रचना। अब दोस्तों आता है कार्यविधि। कार्यविधि में देखो, जब कार्य किया जाता है तो करते क्या है? जो प्रतिरोध बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स में मैंने बताया बहुत सारा प्रतिरोध भरा होता है। उस प्रतिरोध बॉक्स में से क्या करो? एक प्रतिरोध निकाल लो, ठीक है। एक प्रतिरोध निकाल करके आप कुंजी को ऑन करो, ठीक है। प्रतिरोध बॉक्स में से एक कुंजी को निकाल करके क्या करो कि एक प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध निकाल करके इस कुंजी को ऑन करो। जब कुंजी को ऑन करोगे तो आप इस तार एसी पर आगे पीछे खिसकाते रहोगे। कब तक खिसकाओगे? जब तक कि इस आपके धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं मिल जाती, तब तक खिसकाओगे जब तक कि धारामापी में आपको शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं मिल जाती। जैसे मान चलो भाई, आपको इस वाली लंबाई पर आपको धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई, ठीक है। इस वाली लंबाई पर यानी एल लंबाई पर आपको धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई। ये पूरी आपकी लंबाई कितना है? 100, तब कितना बचा? 100 माइनस एल, 100 माइनस एल सेंटीमीटर कह सकते हो। पूरा 1 मीटर है, 1 मीटर में एल सेंटीमीटर पे आपको यहाँ मिल गया, तो कितना बचा? 100 माइनस एल सेंटीमीटर। अब अगर इस पर आपको मिल गया तो ये इतनी जो तार है, इस तार की लंबाई का कुछ प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध को मान लिया जा रहा है P। ये जो इतना बचा, इसने का भी अपना कुछ प्रतिरोध होगा, उसको मान लिया जा रहा है Q, ठीक है। और R यहाँ प्रतिरोध बॉक्स वाला काम R करेगा, यस यहाँ पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R और यहाँ पे S। अब देखो, धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति बोले तो व्हीटस्टोन सेतु
ठीक है। धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति बोले तो व्हीटस्टोन सेतु, तो व्हीटस्टोन सेतु अगर ये धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति दिखा रही है, इसका मतलब है कि जो ये सेतु बना हुआ है वह सेतु क्या है, संतुलन की अवस्था में है। वह सेतु क्या है, संतुलन की अवस्था में है। जब सेतु संतुलन की अवस्था में है तब हम लोग कह सकते हैं P/Q बराबर R/S। हमको यहाँ से क्या चाहिए, यस। यस बराबर क्या हो जाएगा, यस बराबर हो जाएगा Q/P इंटू R, Q/P इंटू R। तो यस बराबर क्यू की जगह पे 100 - L, भाई इसका मान हमें पता रहेगा 100 - L, P की जगह पे L, ठीक है, P की जगह पे L इंटू R, यानी प्रतिरोध बॉक्स में से कौन सा प्रतिरोध हम निकाले हैं, प्रतिरोध बॉक्स में से कौन सा प्रतिरोध निकाले हैं ये पता है, 100 - L, ये हमको लंबाई पता चल जाएगी, L ये हमें लंबाई पता चल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग यस का मान निकाल सकते हैं, यस का मान हमको मिल जाएगा। अब ये एक बार हुआ, इसी तरीके से आपको कम से कम 4-5 मान निकाल लेना है। 4-5 मान निकाल करके उसका आप माध्य निकाल दोगे। जब माध्य निकाल दोगे वही अज्ञात प्रतिरोध का मान आ जाएगा, वही अज्ञात प्रतिरोध का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। 4-5 मान क्यों निकालते हैं, 4-5 मान इसलिए निकालते हैं क्योंकि एक मान में त्रुटि हो सकती है। 2 मान में जब निकालोगे 2 मानों को जोड़ करके 2 से भाग दोगे त्रुटि और कम, 3 मान निकाल करके 3 से भाग दोगे त्रुटि औरों कम, 5 मान निकाल करके 5 से भाग दोगे त्रुटि औरों कम होती है। तो त्रुटि कम से कम होने के लिए हम लोग यस बोले तो अज्ञात प्रतिरोध का क्या करते हैं, समांतर माध्य निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेन आपको क्या है, इसका फिगर और इसकी फिगर के बाद इसकी रचना कैसे कैसे लिखना है, उसके बाद ये आपका छोटा सा डेरिवेशन व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है, ठीक है। एकदम समझ में आ गया ना, आसान है, एकदम आसान है, ठीक है। चलो ये आपका हो गया क्या भाई, मीटर सेतु, ठीक है ना। अब मीटर सेतु के बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, विभव मापी, ठीक ना। क्या देख लेते हैं हम लोग, विभव मापी देख लेते हैं। विभव मापी भाई बहुत आसान है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। विभव मापी क्या है, बहुत ही आसान है और आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विभव मापी। और विभव मापी के लिए आप लोग प्रैक्टिकल भी कियोगे भाई। ये पूरा ये आपका व्हीटस्टोन सेतु हुआ, ये आपका मीटर सेतु हुआ, ये आपका विभव मापी हुआ, ये आपका प्रैक्टिकल वाला चीज़ है ना। आप लोग इसका प्रैक्टिकल किए होंगे, कितने लोग अपना प्रोजेक्ट बनाए होंगे, ठीक है, सब किए होंगे। अगर आपने इस सब पर कुछ किया है तो आपको समझो पहले से ही तैयार है, तो आप वीडियो तुरंत भगा के देखे होंगे। लेकिन आप नहीं किए हो तो आपको भाई एग्जाम के लिए ये हम आपको 70 नंबर वाले के लिए भी मेहनत करा रहे हैं। बाकी अगर आप प्रोजेक्ट बनाए हो तो वहाँ से आपको फ़ायदा तो मिलेगा ही, वहाँ से आपको फ़ायदा तो मिलेगा ही। चलो अब हम लोग क्या देख लेते हैं भाई, विभव मापी। विभव मापी क्या होता है, पहला सवाल होता है विभव मापी, ठीक है। आप प्रैक्टिकल बनाए होंगे तो सामने वाला पूछेगा विभव मापी क्या है, ठीक है, तो क्या जवाब दोगे। तो विभव मापी एक ऐसा यंत्र होता है, विभव मापी एक ऐसी डिवाइस होती है, विभव मापी एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करता है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने में, किसी सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने में, या कोई सेल हो उस सेल का विभवांतर, सेल के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर को ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सेल यानी विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है या सेल के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। याद हो गया। विभव मापी क्या है, विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं, विद्युत वाहक बल की तुलना भी कह सकते हो, तुलना करते हैं, या फिर हम लोग 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं और इसी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का भी मान निकालते हैं, ठीक है। तो ये विभव मापी हो गया। विभव मापी में आप इतना आप बता दो कि विभव मापी आपका काम हो गया, ठीक है। अब आता है विभव मापी की रचना। विभव मापी की रचना कैसे की जाती है, यानी रचना मतलब बनावट एकदम सिंपल है। विभव मापी में क्या होता है, 10 से 12 मीटर लंबा मैग्नी अथवा कांस्टेंटन का तार होता है। क्या होता है, 10 से 12 मीटर लंबा। देखो ये 10 से 12 मीटर लंबा तार है। अब ये 10 से 12 मीटर लंबा तार ऐसे नहीं होता है, इसको कुछ इस तरीके ऐसे 10 से 12 मीटर लंबा तार कुछ इस तरीके से। अब बहुत बड़ी लंबाई थोड़े स्थान में आ गई ना, तो कुछ इस तरीके से उसमें मुड़ा होता है, ठीक ना। तो हमने डायरेक्ट ये वाली लाइन बना दिया। तो विभव मापी में क्या होता है कि 10 से 12 मीटर लंबा किसका तार होता है, मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है। किसका तार होता है, मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है और सर्वसम व्यास का होता है। ऐसा नहीं कि तार कहीं पतला हो कहीं मोटा हो, तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। मामला सही कब होगा, जब सर्वसम व्यास का हो, हर जगह उसका व्यास क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो मान लेते हैं तार का सिरा ये है A और ये है सिरा B, ठीक है।
ए सिरे को बैटरी के धन सिरे से, अच्छा ये सरसम व्यास का 10 से 12 मीटर लंबा तार होता है जो लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है। और तार के सिरे ए को, ठीक ना, तार के सिरे ए को बैटरी के धन सिरे से, तार के सिरे ए को बैटरी के धन सिरे से, ठीक, ये धन सिरा हो गया। और बी सिरे को विभव विभाजक, ठीक है, विभव विभाजक का फिगर मैं कुछ इस तरीके से बना ताकि ये अच्छा लगे। ये क्या हो गया आपका विभव विभाजक। ऋण सिरे को बिंदु बी को विभव विभाजक की सहायता से ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक। ये आपका क्या हो गया विभवमापी की रचना। बहुत ही आसान विभवमापी की रचना याद करना। कैसे क्या याद करोगे? विभवमापी में 10 से 12 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है जो लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है। ये चीज़ हमने मीटर सेतु में भी देखा था कि 10 से 12, इसमें क्या है बस 10 से 12 मीटर, उसमें क्या था 1 मीटर। 10 से 12 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है जो सरसम व्यास का होता है और उसे ए और बी के बीच में जोड़ करके मतलब मीटर पैमाने की सहायता से कस देते हैं। जो तार के सिरे ए को बैटरी के धन सिरे से और बी सिरे को विभव विभाजक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं विभव विभाजक की सहायता से विभव विभाजक और कुंजी, यहाँ पे कुंजी भी लगा सकते हो, विभव विभाजक और कुंजी की सहायता से ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये इसका क्या हो गया विभव मापी की रचना हो गया, ठीक है। अब विभव मापी की कार्यविधि को समझने के लिए, ठीक है, कार्यविधि बहुत छोटी सी है, उस कार्यविधि को समझने के लिए पहले हमें एक आध दो टर्म समझना है। टर्म मतलब पद कह सकते हो, वह क्या है पहले हमें समझना होगा विभव प्रवणता, ठीक ना, विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता नाम सुने हो? यस, विभव प्रवणता आपने सुना हुआ है। कौन से चैप्टर में? विभव वाले चैप्टर में, जब हमने विभव वाला बताया, यानी कह सकते हैं पार्ट 2 में, पार्ट 2 में नहीं पार्ट 1 में ही, ठीक ना, महारिविजन की क्लास यानी पार्ट 1 में हमने आपको विभव प्रवणता के बारे में बताया हुआ है। तो विभव प्रवणता क्या होता है? विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटा दूरी। विभव में परिवर्तन बटा दूरी। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव में परिवर्तन बटा दूरी। विभव प्रवणता का सिंबल वहाँ पे हमने कुछ नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ के बराबर विभव में परिवर्तन। अब देखो भाई, यहाँ पे प्लस सिरा है, प्लस सिरा मतलब यहाँ से धारा जाएगा, जब यहाँ पे धारा जाएगा तो यहाँ पे कुछ विभव होगा, उसके विभव को मान लेते हुए यहाँ से धारा नहीं जा रहा है तो यहाँ का विभव क्या हो जाएगा 0। तो दोनों में v माइनस जीरो कितना हुआ v, तो विभव में परिवर्तन कितना हुआ v। गजब, विभव परिवर्तन कितना हुआ v। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 10 से 12 मीटर, हम 10 से 12 मीटर ना मान करके यल मान ले रहे हैं। के बराबर क्या हो गया v/l। के बराबर क्या हो गया v/l। के क्या है? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव में परिवर्तन बटा दूरी। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो के है ना, ये जो है के विभव प्रवणता जो है, ये तार के जितने भी बिंदु हैं, सभी बिंदु पर विभव प्रवणता का मान क्या होता है? समान होता है। विभव प्रवणता क्या होता है? तार के बिंदु पर विभव प्रवणता तार के हर बिंदु पर क्या होता है? तार के हर बिंदु पर समान होता है। हर बिंदु पर क्या होता है? समान होता है, ठीक है। हर बिंदु पर समान होने की वजह से इसको हम लोग अभी आगे कांस्टेंट के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए मुझे ये वर्ड लिखना पड़ा कि विभव प्रवणता तार के हर बिंदु पर क्या होता है? समान होता है। विभव प्रवणता और हमको एक और टर्म सीख लेना है कि विभव सुग्राहिता। विभव मापी की सुग्राहिता। तो विभव मापी की जो सुग्राहिता होता है उसका सिंबल होता है डेल्टा। डेल्टा क्या है? विभव मापी की सुग्राहिता। डेल्टा बराबर क्या होता है? 1/k। 1/k का मतलब क्या हुआ? 1/k का मतलब हुआ विभव प्रवणता का उल्टा। विभव प्रवणता का उल्टा। विभव प्रवणता के उल्टे को यानी विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विभव मापी की सुग्राहिता कहते हैं। विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विभव मापी की सुग्राहिता कहते हैं। अब जब यहाँ पे के का मनवा रखोगे क्या मिल जाएगा आपको? l/v। तो आपको दोस्तों क्या मिला? डेल्टा बराबर l/v। अब यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन को आप टपका सकते हो। क्या? विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बता दो। लंबाई को बढ़ाना चाहिए कि नहीं? बढ़ाना चाहिए। विभव को क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। तो अगर विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाना है तो लंबाई को बढ़ा दो और v को क्या कर दो? घटा दो, ठीक है। v को क्या कर दो? घटा दो। अच्छा, ये हमने क्या सीख लिया? विभव मापी की सुग्राहिता, और हमने क्या देख लिया? विभव मापी की विभव प्रवणता, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं विभव मापी की कार्यविधि, ठीक है। इसको भाई आप लोग को इसकी साथ लेने की जरूरत तो है नहीं कुछ, बस आपको केवल ध्यान से सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, ठीक ना।
चलो भाई, अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि विभवमापी की सिद्धांत कर रहा हूँ, विभवमापी की कार्यविधि, ठीक ना, विभवमापी की कार्यविधि। चलो भाई, अब देखो कार्यविधि हम लोग समझते हैं कैसे, कार्यविधि क्या होता है, विभवमापी का कार्यविधि, ठीक। आपके सामने विभवमापी का हमने छोटा सा फिगर बना के रखा हुआ है। इस विभवमापी के जो फिगर है, इस फिगर में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हमने क्या माना हुआ, एल। बैटरी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे विभवांतर क्या हुआ, V, यहाँ पे क्या हुआ समझो कि 0, तो विभव में परिवर्तन कितना हुआ, V0। तो विभव प्रवणता क्या, K बराबर क्या हो जाएगा, V/L। तो V बराबर क्या हो जाएगा, K × L। एकदम सही बात है ना भाई, K बराबर क्या होता है, V/L। तो V बराबर क्या हो जाएगा, K × L। ये कार्यविधि है, V बराबर क्या हो जाएगा, K × L। अभी हमने बताया विभव प्रवणता तार के हर बिंदु पर क्या होती है, आप क्या बोलोगे, समान होती है। जब मेरे भाई ये समान है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नियत है। और इस नियत चीज़ को हटाओगे, प्रोपोर्शनल लेकर आओगे कि नहीं लेकर आओगे, एकदम। यही है विभवमापी का सिद्धांत, यही विभवमापी का सिद्धांत है। आपको क्या मजाक कर रहे हैं सर आप, यही विभवमापी का सिद्धांत है। यस यार, यही विभवमापी का सिद्धांत है कि मतलब जितना ज़्यादा लंबाई होगा उतना विभव में परिवर्तन होगा। यही है विभवमापी का सिद्धांत। यानी लंबाई को घटा बढ़ा करके आप विभव में परिवर्तन कर सकते हो, लंबाई को घटा बढ़ा करके आप विभव में परिवर्तन कर सकते हो। यही क्या है, विभवमापी का सिद्धांत है। यही क्या है, विभवमापी का सिद्धांत। विभवमापी क्या है, विभवमापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करते हैं, किसी सेल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो। विभवमापी में रचना हमने क्या बताया, विभवमापी में 10 से 12 मीटर लंबा मैग्नेट अथवा कांस्टेंटन का तार होता है, जो लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है। इसके तार के पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से, जबकि दूसरे सिरे को विभव विभाजक और कुंजी की सहायता से ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ये इसकी क्या हो गई, रचना हो गई। अब इस विभवमापी की कार्यविधि को समझने के लिए हमने विभव प्रवणता और विभवमापी की सुग्राह्यता बताया। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, विभव में परिवर्तन बटा दूरी। विभव में परिवर्तन V, दूरी कितना है L, तो K बराबर हो गया V/L। विभवमापी की सुग्राह्यता हमने बताया, विभवमापी की प्रवणता की व्युत्क्रम को विभवमापी की सुग्राह्यता कहते हैं और सुग्राह्यता को डेल्टा से लिखते हैं। डेल्टा बराबर होता है 1/K, यानी डेल्टा बराबर L/V। एक नंबर के क्वेश्चन को यहाँ से टपका सकते हो कि विभवमापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, लंबाई को बढ़ाना चाहिए और विभवांतर को क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। तो यहाँ से हमें निकल के आता है विभवमापी की कार्यविधि। विभवमापी की कार्यविधि को समझने के लिए विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, विभव परिवर्तन बटा दूरी। विभव परिवर्तन कितना हो रहा है, V, दूरी कितना है L, तो K बराबर V/L। तो V बराबर K × L। K क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाओगे नियतांक लेकर आओगे, ठीक है, कांस्टेंट को हटाओगे प्रोपोर्शनल चिन्ह लेकर आओगे। प्रोपोर्शनल चिन्ह हमने क्या लेकर आया, वह लेकर आया प्रोपोर्शनल चिन्ह होता है भाई, ये देखो प्रोपोर्शनल। V बराबर क्या हो गया, V प्रोपोर्शनल टू L। यही क्या है, विभवमापी का कार्यविधि है, ठीक है। अब विभवमापी के जो उपयोग है ना, विभवमापी के दो उपयोग हैं। अब दोनों उपयोग में से पहला तो कम लेकिन दूसरा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभवमापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना और विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, ठीक है। दो उपयोग है किसके, विभवमापी के। विभवमापी के दो उपयोग हमको पढ़ना है और दो उपयोग में कौन कौन सा, विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना और विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये दोनों टॉपिक यानी विभवमापी से लेकर के ये जो इसका उपयोग है, ये भैया आपको रट डालना है, ठीक ना। इसीलिए मैंने दोबारा भी बताया ताकि आपको एकदम क्या करना है, इसको रट्टा मार लेना है और एकदम बढ़िया तरीके से इसको तैयार रख रहना है कि विभवमापी से अगर कोई भी क्वेश्चन आए अपने से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग क्या देते हैं, विभवमापी के उपयोग, ठीक है। क्या देख लेते हैं, विभवमापी के उपयोग। विभवमापी की सहायता से क्या करना है, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना है, ठीक है। तो हेडिंग हमारी है प्यारी सी हेडिंग, विभवमापी के उपयोग। आ जाओ भाई, विभवमापी के हम लोग उपयोग को सीख लेते हैं, उसके बाद ये अपनी क्लास को एंड करते हैं ना। थोड़ा लंबा क्लास हो गया है मुझे लग रहा है, ठीक है। विभवमापी के उपयोग, ठीक है। उपयोग में हमारा क्या है, विभवमापी की सहायता से दो सेलों की विद्युत वाहक बल की तुलना करना। छोटी सी हेडिंग में डाल रहा हूँ, बाकी आप पूरी हेडिंग डाले होंगे, समझे होंगे। दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, ठीक ना। विद्युत वाहक बलों की क्या करना, तुलना करना, ठीक। किसकी सहायता से, विभवमापी की सहायता से। विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, ठीक है। चलो भाई, तो हमें को क्या करना पड़ेगा, पहला विभवमापी बनाना पड़ेगा। विभवमापी तो एकदम याद हो गया होगा, इसकी रचना
क्या होता है, 10 से 12 मीटर लंबा मैग्नेटोकांस्टेंट का तार होता है जो लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है। तार के सिरे ए को बैटरी के धन सिरे से, जबकि बी सिरे को क्या करते हैं, विभव विभाजक और कुंजी की सहायता से, विभव विभाजक और कुंजी की सहायता से ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ये आपका क्या बन जाता है, विभवमापी बन जाता है। ये क्या बन जाता है, विभवमापी बन जाता है। अब इसकी सहायता से, इस विभवमापी की सहायता से क्या करना है, दो सेलों के, तो ये मान लो भैया हमारा हो गया पहला सेल, ठीक, ये हमारा हो गया दूसरा सेल। देखो फिगर देखो कैसे कैसे किया जा रहा है। विभवमापी की सहायता से दो सेलों के, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2, इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल की क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है। क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है। अब दोस्तों तुलना, इतना फिगर समझ आ गया ना, बना लोगे ना तो बढ़िया से। विभवमापी की सहायता से विभवमापी का फिगर बनाओ। क्या करना है, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना है, दो सेल बना दो। अब देखो तुलना करने के लिए क्या किया जाता है, तुलना करने के लिए ना विभवमापी के पहले सिरे को यानी धन सिरे को विभवमापी के बिंदु ए से, विभवमापी के दूसरे जो दूसरा सेल है दूसरे सेल के धन सिरे को विभवमापी के बिंदु ए से जोड़ देते हैं। जबकि ये दूसरा सेल है, इसको और इसको भी ले करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है और गैल्वेनोमीटर की सहायता से इस जो विभवमापी का तार है ना उसकी अगवा पिछवा ऐसे से खूब खिसकाते हैं। ठीक है, ऐसे से क्या करते हैं, खूब खिसकाते हैं। खिसकाने पर पता चला कि आपको ये L1 लंबाई पर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति मिली। कब, जब इस धारामापी का संबंध इस प्लग 1 से था। ठीक है, अब ये प्लग 2 है। जब प्लग 2 से संपर्क था तब आपको पता चला कि भैया हमको ये L2 लंबाई पर यानी यहाँ से यहाँ तक L2 लंबाई पर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति मिल रही है, मान लेते हैं। ठीक है, L1 लंबाई मतलब भैया ये 10 से 12 मीटर लंबा कुछ है, उसको आपको लंबाई फिक्स होगी, यहाँ से इतनी दूरी पर आपको क्या मिल रहा है, शून्य विक्षेप की स्थिति मिल रही है। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए शब्द क्या लिखोगे, विभवमापी की सहायता से जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है। विभवमापी की सहायता से जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है उस सेल के धन सिरों को विभवमापी के बिंदु ए से तथा उनके ऋण सिरे को, देखो उनके ऋण सिरों को या उनके ऋण सिरे को धारामापी और विसर्पी कुंजी की सहायता से तार AB पर आगे पीछे खिसकाते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया आपको विभवमापी का सिद्धांत। विभवमापी का सिद्धांत हमने बताया कि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L होता है। ये विभवमापी का सिद्धांत है। ठीक है, ये आपको इतना, अब इसी सिद्धांत पे ये काम करेगा ना। अच्छा, जब हम मान लेते हैं कि प्लग का संबंध 1 से होता है, जब प्लग का संबंध, ये प्लग है ठीक ना, प्लग स्विच, जब प्लग 1 का संबंध है G से होता है तब विभवमापी के L1 लंबाई पर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। जब प्लग 1 का संबंध धारामापी से होता है तब माना L1 लंबाई पर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, तब कह सकते हो E1 प्रोपोर्शनल टू L1। E1 प्रोपोर्शनल टू L1, E1 प्रोपोर्शनल टू L1 कब कहेंगे, जब प्लग 1 का संबंध है, जब प्लग 1 का संबंध है धारामापी से होता है तब विभवमापी के L1 लंबाई पर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। तो प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाओगे, क्या लेकर आओगे, के L1 समीकरण नंबर 2। जब प्लग 2 का संबंध धारामापी से होता है तब विभवमापी के L2 लंबाई पर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। जो चीज़ यहाँ पे लिखी हो वही चीज़ हम यहाँ पे, तो E2 प्रोपोर्शनल टू L2, E2 बराबर KL2 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 और 3 में, समीकरण 2 और 3 में भाग करा दो। जब भाग कराओगे E1 बटा E2 बराबर KL1 बटा KL2, के शहीद हो गया, E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। बोलो भाई, ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया कि विभवमापी की सहायता से हमने दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर दी। विभवमापी की सहायता से क्या हो गया, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना हो गई। ये आपका फिगर ऐसे बना देना है बढ़िया से, और ये डेरिवेशन, बाकी जो हमने शब्द लिखा हुआ है, बोला हुआ है, उस शब्द को आपको लिख देना है। ठीक है, तो शब्द को लिखने का प्रैक्टिस नहीं करना है, शब्द को बोलने का प्रैक्टिस करना है, बाकी इसको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है, फिगर को बना बना के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो अब एक और उपयोग बचता है। वह उपयोग क्या है भाई, हमारा दूसरा उपयोग हमारा है कि विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। वो तो भाई और इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। विभवमापी की सहायता से क्या करना है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक ना।
विभव मापी की सहायता से हमको क्या करना है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर देना है। ठीक है, चलो अब देखो हम लोग उसको कैसे ज्ञात करते हैं। विभव मापी की सहायता से क्या करना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमको ज्ञात कर देना है। ठीक भाई, चलो विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से। तो विभव मापी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। देखो कैसे बनेगा विभव मापी, ये 10 से 12 मीटर लंबा किसका तार, मैग्नेट अथवा कांस्टेंटन का तार होता है। किस पे कसा होता है, लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने की सहायता से। तार के सिरे ए को बैटरी के धन सिरे से, जबकि ऋण सिरे को क्या करते हैं, कुंजी और विभव विभाजक की सहायता से ऋण सिरे से बी सिरे को जोड़ दिया जाता है। अब की बार क्या करना है, कोई सेल है, देखो ये सेल हो गया। इस सेल का क्या है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, एक बंद बना देते हैं, बंद डॉट डॉट डिब्बा। देखो ये बंद हो गया। ठीक है, ये बना देते हैं। ठीक, अब इसी का क्या करना है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है। फिर समझो, ये हमारा क्या है, विभव मापी है। इस विभव मापी की सहायता से क्या करना है, ये जो सेला बना है ना, इस सेला के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर देना है। ठीक है, मान लेते हैं सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, कैपिटल ई है। ठीक, अब ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा सेल है, सेल के एक समांतर क्रम में, देखो ये समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। ये क्या हमारा कोई प्रतिरोध बॉक्स है, ये प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं। ठीक है, ये इसको यहाँ पे विभव मापी के बिंदु एस जोड़ देते हैं, और इस प्रतिरोध बॉक्स से, ठीक ना, इस प्रतिरोध बॉक्स को यहाँ पे जो है एक धारा मापी और विसर्पी कुंजी की सहायता से तार ए बी पर क्या करते हैं, आगे पीछे खिसकाते हैं। ठीक है, इसको एक धारा मापी से जोड़ करके विसर्पी कुंजी लगा दिए। विसर्पी कुंजी की सहायता से विभव मापी का जो तार है, उस तार ए बी पर क्या करते हैं, आगे पीछे खिसकाते हैं। मान लेते भाई जब हमारा एक बार स्विच ऑफ हो, ठीक है, मतलब कह सकते हो परिपथ बंद हो। ठीक है, सिर्फ सिंपल सी बात, जब परिपथ बंद हो, जब परिपथ बंद हो मतलब ये कुंजी ऑन नहीं है। जब परिपथ बंद हो तो समझो कुंजी ऑन है, और जब परिपथ खुला हो, ठीक है, परिपथ खुला हो, ले लेते हैं, परिपथ खुला हो मतलब कुंजी ऑन नहीं है। ठीक ना, मतलब उल्टा तो नहीं समझ रहे हो। जब परिपथ खुला होने का मतलब ये होता है कि इसमें कोई धारा नहीं बह रही। सिंपल सी बात, परिपथ खुला हो इसका मतलब है उसमें कोई धारा नहीं बह रही है। जब कोई धारा नहीं बह रही है तब मान लेते हैं कि विसर्पी कुंजी को आगे पीछे खिसकाया गया। आगे पीछे खिसकाते मान लेते हैं कि हमको L1 लंबाई पर इस धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है। तो विभव मापी का सिद्धांत तो यही कहता है V प्रोपोर्शनल टू L, ये विभव मापी का सिद्धांत है। ठीक, तो हमको L1 लंबाई पर धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है तब जब परिपथ खुला है। जब परिपथ खुला रहता है इसका मतलब है कि ये सेल कोई धारा नहीं दिया है, ये सेल कोई धारा नहीं दिया है। जब कोई नया सेल है और कोई धारा नहीं दिया है तब उसके सिरों का विद्युत वाहक बल होता है। जैसे ही सेल धारा दे देता है तब उसके सिरों का, सेल का विद्युत वाहक बल नहीं, विभवांतर हो जाता है, टर्मिनल विभवांतर हो जाता है। ठीक है, तो सेल खुला है, कोई धारा नहीं दिया है। जब कोई धारा नहीं दिया है तो इसका विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत वाहक बल ई कहेंगे, ई प्रोपोर्शनल टू क्या कह देंगे, L1। ई प्रोपोर्शनल टू L1, प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटा करके ई बराबर के L1 लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2। अच्छा, जब अब की बार परिपथ बंद हो, जब परिपथ बंद हो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेल धारा दे रहा है। जब सेल धारा देगा तब सेल का विद्युत वाहक बल ना होकर के क्या हो जाएगा, टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा। और जब टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा तब उस दशा में, जब टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा तब उस दशा में ये जो हमारा ई है, ई ना रह करके क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और वी प्रोपोर्शनल टू। अब मान लेते हैं क्या भैया वही L1 लंबैया पे मिलेगा, मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ज़्यादा केस नहीं मिलने का है, 1-2% हाँ है, हम लोग L1 ना लेकर के L2 लेते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हमको ये L2 लंबाई पर हमको क्या मिल रहा है, धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति मिल रहा है। V2 प्रोपोर्शनल टू L2, V बराबर के L2। समीकरण 1, 2, 3, समीकरण 1, 2, 3 क्या करो, 2, 3 में भाग दो।
जब 2 3 में भाग देंगे तो E बटा V बराबर KL1 बटा KL2, E बटा V बराबर K के कैंसिल L1 बटा L2। अब बताओ E बटा V आया है ना। हमने आपको जब बताया था V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर बताया, तो हमने बताया कि एक फार्मूला भी हमें मिलेगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बटा V माइनस 1, बताए थे ना। इस फार्मूले में जो स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बटा V माइनस 1, जो E बटा V है उसकी जगह पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, और चेंज करेंगे विभवमापी में। विभवमापी वही आया, और वहाँ पे जो ये वाला सूत्र है, इस सूत्र को एक बार लिख देंगे। इस सूत्र को जब एक बार लिखेंगे, सूत्र हमारा क्या है कि सिंस स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बटा V माइनस 1, ये हमारा सूत्र होता है। अब इस सूत्र में E बटा V जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, L1 बटा L2। तो स्मॉल r बराबर हो गया कैपिटल R L1 बटा L2 माइनस 1। ये हमारा आया क्या कि आंतरिक प्रतिरोध का मान। आंतरिक प्रतिरोध का मान किसकी सहायता से, विभवमापी की सहायता से। किसकी सहायता से, विभवमापी की सहायता से। किसका मान, आंतरिक प्रतिरोध का मान। तो ये रहा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए विभवमापी और वोल्टमीटर में कौन श्रेष्ठ है, क्या बताओगे, विभवमापी। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि विभवमापी जो है वह आपको शून्य विक्षेप की स्थिति पर काम करता है, जबकि वोल्टमीटर ऐसा नहीं करता है। विभवमापी किस पे काम करता है, शून्य विक्षेप की स्थिति पर काम करता है, इसलिए विभवमापी क्या है, वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है। विभवमापी में कोई भी त्रुटि होने के चांसेस नहीं है, जबकि वोल्टमीटर में उसके अल्पतमांक के बराबर त्रुटि होने के चांसेस बने रहते हैं। विभवमापी का सिर्फ एक, विभवमापी के बहुत सारे काम हैं, आपने 2 काम यही देख लिया हुआ है, जबकि वोल्टमीटर का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, विभवांतर को मापना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा विभवमापी क्या है, वोल्टमीटर से ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ये हमारा इकाई 2 का टोटल रिवीजन हुआ, ठीक है। अब आपको अगली क्लास में एक एक नंबर के कम से कम 15 क्वेश्चंस आपको रिवीजन कराए जाएंगे, ठीक है। उस 15 क्वेश्चंस रिवीजन में आप देखोगे आपको लगभग 7-8 क्वेश्चंस जो हमने आपको 4 रिवीजन क्लास लिया हुआ है, उस 4 रिवीजन क्लास में एक एक नंबर के 7-8-10 क्वेश्चंस खुद शामिल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो बचेगा उसको आपको समझ लेना है। आपको एक एक नंबर के अगर 2 इकाई से सिर्फ आप 10-12 क्वेश्चन तैयार कर रखोगे तभी आपका पर्याप्त है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 वीडियो मिलेगी, किसकी, न्यूमेरिकल की, ठीक है। न्यूमेरिकल की मैं 2 वीडियो दे दूंगा, हालांकि 2 वीडियो कम ही रहेगा भाई। देखो इस समय जितना पढ़ाया जाए उतना कम ही है, लेकिन आपको समय को देखते हुए 2 ही वीडियो हम दे पाएंगे, क्योंकि हमें आपको पार्ट 1 अभी 2 इकाई हुआ है, ठीक है। अभी इसका 2 इकाई और बचा पार्ट 1 का, पार्ट 2 भी रिवीजन कराना है, तो काफ़ी चीज़ों को रिवीजन कराना है। इसलिए अगर 2 टाइम मिलेगा अंसाल भी करवाना है, तो इसलिए थोड़ा सा रिवीजन में उतना ही रिवीजन कराया जा रहा है जितना आपका एग्जाम में फंसने का। बाकी नॉलेज के लिए यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे अब नंबर के लिए पढ़ाई हो रही है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। और देख रहे हो भाई, थोड़ा मेहनत ज़्यादा किया जा रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपको मुझे मेहनत के पर आपको कुछ देना नहीं है, ठीक है। इस समय जो हम लोग का जो परिवार हुआ है यूट्यूब पर, इस समय 1570 हमारे टोटल परिवार हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर इस 1570 परिवार में अगर आप लोग एक लोग सिर्फ अगर 5-5 हेल्प कर दें, यानी एक लोग सिर्फ 5 सब्सक्राइबर अगर इस समय हेल्प करें, तो इसमें 15 का गुणा कर दो। अब देख लो भाई हमारा परिवार कहाँ तक पहुँचेगा। 500, 5 7 35, 5 5 25, 25 3 28 और 5 1 5, 5 2 7, यानी हमारा परिवार 7,500 के पार, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, अगर आपको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतना देर तक 1-1.5 घंटे की वीडियो लगातार 1.5 घंटे बोलना, अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप सिर्फ एक लोग अगर 5 सब्सक्राइबर हमारे करवाते हैं, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, चाचा दादा दादी मामा मामी मौसी मौसा, बहुत सारे लोग हैं ना, तो उनकी बस क्या सब्सक्राइब करवाना है, तो सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमारा ये परिवार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। जब ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बढ़ेगा तो हमारे अंदर भी काफ़ी ऊर्जा आएगी, और उस ऊर्जा से हम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट अच्छे तरीके से और भी चीज़ों को प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। जो एक बार लगता है कि नहीं यार अब वीडियो नहीं बनाना चाहिए, वो मन में आए ही ना, ठीक ना। अपना परिवार इतना लंबा हो, इतने लोग जुड़े कि वो चीज़ मन में आए ही ना कि हमें काम अब नहीं करना है, ये हमें लगे काम अब हमें दूनी ऊर्जा से करनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस परिवार को, अपने इस जो अपना चैनल है, अपने चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोग हमारा काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ मिलते फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। चलो भाई ठीक से, बाय बाय।